राष्ट्र के निर्माण हेतु चेतना को श्वास दो। हृदय को उल्लास दो, स्वयं को विश्वास दो। एकता का भाव लेकर हम सदा आगे बढ़े। राष्ट्र के प्रति हो समर्पित, राह नित नूतन गढ़े। हो सफल जीवन में हम और स्वप्न सब साकार हो। शुद्ध हो मन बुद्धि, हम में शक्ति का संचार हो। कल्पना को पंख दो और उड़ने को आकाश दो। हृदय को उल्लास दो, स्वयं को विश्वास दो। कामना हो मन में मानव का सदा कल्याण हो। विश्व शांति के लिए तो प्रार्थना हम नित करें। और निराशा दूर कर सबको ही उत्साहित करें। प्रेम और बंधुत्व को अपने भीतर वास दो। हृदय को उल्लास दो, स्वयं को विश्वास दो। ज्ञान की ज्योति जले, सद्गुण हमारे नित बढ़े। साधने को लक्ष्य पर्वत मुश्किलों की भी चढ़े। शक्तिशाली हम बनाए, राष्ट्र को संकल्प ले। संकल्प ले, संकल्प ले, आज यह संकल्प ले। मन जो विचलित हो कभी, तो अपने मन को आस दो। हृदय को उल्लास दो, स्वयं को विश्वास दो। राष्ट्र के निर्माण हेतु चेतना को श्वास दो। हृदय को उल्लास दो, स्वयं को विश्वास दो। श्रीमान विवेक जी, भारत मंच जो इंद्रप्रस्थ जन केंद्र के प्रमुख हैं, आपसे आग्रह है कि आज के जो अतिथि हैं आप मंच पर लेकर आएं। श्रीमान विवेक जी। और भारत माता के चरणों में पुष्पार्पण करने के लिए हमारे अतिथियों को अपने साथ लेकर भारत माता का नमन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आपको विनम्र निवेदन करते हैं। हमारे अतिथि जो हमारे बीच में है, अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज समापन सत्र में हम सभी को सानिध्य मिल
प्रकाश बंसल जी का और आदरणीय प्रोफेसर योगेश सिंह जी का और हमारी प्रिय गीता भट्ट मैम का इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के प्रमुख विनोद शर्मा जी इनसे आपसे सादर निवेदन है सब स्थान ग्रहण कर लेते हैं। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र दिल्ली एवं नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड दिल्ली, संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान JNU, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला, संस्कृत विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में भारत मंथन 2025 यह द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का महायज्ञ चल रहा है। इस ज्ञान यज्ञ के अंतिम सत्र समापन सत्र में मैं विकास शर्मा, सहायक आचार्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आप सभी का हृदय से अभिनंदन स्वागत वंदन करता हूँ। मंच पर आज के जो मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल जी हैं, उनके परिचय हेतु मैं दीदी के हमारे विशिष्ट अतिथि थी प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल जी, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के सम्मानित उपकुलपति का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। इससे पहले हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर के इंदिरा गांधी राजकीय विश्वविद्यालय रेवाड़ी और भगत सिंह महिला विश्वविद्यालय के भी उपकुलपति रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त अनेकों गणमान्य संस्थानों में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए रहे हैं। 25 पुस्तकों को 90 रिसर्च पेपर्स के लेखक और 21 शोधकर्ताओं के गुरु। इसके अलावा वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इतिहास संकलन की, पूर्व में अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रहे हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के सदस्य रहे हैं। हम अनुग्रहित हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आप कार्यक्रम में पधारे। अपने केंद्र के प्रमुख श्रीमान विनोद शर्मा विवेक जी से तथा रितु पांडे जी से अनुरोध करूंगी कि वे श्रीमान बंसल जी का स्वागत सम्मान सहित अंग वस्त्र व श्रीफल और पुस्तक देकर के करें और करतल ध्वनि रुकनी नहीं चाहिए। करतल ध्वनि की गूंज सुनाई देती रहनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। परिचय के इस क्रम में आज के मुख्य वक्ता श्री मुकुल कानिटकर जी, आपका जन्म चैत्र शुक्ल पंचमी युगाब्द 5071 विक्रम संवत 2026 तदनुसार 22 मार्च 1969 को हुआ। आप विधि स्नातक हैं, LLB हैं। आपने 1990 से राष्ट्र सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है। 1990 से 2012 तक आप विवेकानंद केंद्र में जीवन व्रती रहे। आप मध्य प्रदेश राज्य योग परिषद के भी सदस्य रहे हैं। 2008 से 11 तक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन दिल्ली में आप सचिव रहे। आप भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री भी रहे। वर्तमान में आप अखिल भारतीय प्रचार टोली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं। आपकी अनेक पुस्तकें भी प्रकाशित हैं। परीक्षा दें, हंसते हंसते, संगठन गढ़े चलो, भारत जागो, विश्व जगाओ, परिवार बने पाठशाला, भारत का जीवन ध्येय, समर्थ भारत, समर्थ शिक्षा, घड़े अपना जीवन और एक महत्वपूर्ण पुस्तक जो अभी पीछे ही जिसका विमोचन हुआ, बनाए जीवन प्राणवान। आज आपका सानिध्य मुख्य वक्ता के रूप में हमें प्राप्त होने वाला है। आपके समानार्थ मैं विनोद जोहरी जी एवं निशी अरोड़ा जी से आग्रह करता हूं कि आप आदरणीय मुकुल कानिटकर जी का अंगवस्त्र एवं श्रीफल एवं पुस्तक देकर सम्मान करें।
इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र निरंतर राष्ट्र के लिए कार्य करता रहता है। संगोष्ठी के माध्यम से, कार्यशालाओं के माध्यम से एवं ज्ञान सत्र उसका निरंतर चलता रहता है। आप सभी इस समापन सत्र में उपस्थित हैं। आज हमारे मुख्य वक्ता श्रीमान मुकुल कानिटकर जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मंच परिचय की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर योगेश सिंह दिल्ली के विश्वविद्यालय के 23वें कुलपति हैं, जो एक उत्कृष्ट शिक्षाविद, एक दिग्दर्शक और बदलाव लाने का साहस रखने वाले एक निर्णायक नेता, कंप्यूटर इंजीनियर की डॉक्टरेट प्राप्त श्री योगेश जी को सबसे अधिक उत्पादक भारतीय लेखकों में तीसरे सर्वश्रेष्ठ के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अनुग्रहित है हम कि आप हमारे बीच में हैं। मैं डॉक्टर कृष्णा जी तथा प्रोफेसर सुनील कश्यप जी आपको अनुरोध करती हूँ कि अंग वस्त्र से, श्रीफल से, पुस्तक से हमारा स्नेह योगेश जी तक पहुँचाएं। डॉक्टर कृष्णा जी और प्रोफेसर कश्यप जी। धन्यवाद। परिचय के इस क्रम में हमारे मध्य में डॉक्टर गीता भट्ट जी, आपका सानिध्य निरंतर हमें मिलता रहता है। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के इस द्विदिवसीय यज्ञ में आप लगातार, आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। आप निदेशक हैं नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड में, जिनके गत वर्षों से लगातार संयुक्त तत्वावधान में हम लोग यह राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित कर रहे हैं। आपका अभिनंदन एवं स्वागत है। इसी क्रम में श्रीमान विवेक जी, आप भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय से राजपत्रित अधिकारी हैं, सेवानिवृत्त हैं। आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आप अनेक दायित्वों पर रहे, विभाग प्रमुख के रूप में, साथ में इंद्रप्रस्थ प्रांत बौद्धिक प्रमुख के रूप में, इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के आप प्रमुख के नाते अभी वर्तमान में दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। भाई साहब, आपका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र जो भी कार्य कर रहा है, उसमें शैक्षणिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक रूप से यह कार्य चल रहा है। उसमें एकेडमिशियन तो रहते ही हैं, साथ में समाज के जो प्रबुद्धजन हैं, ज्ञानवृद्ध हैं, तपवृद्ध हैं, धर्मवृद्ध हैं, उन सब का भी आशीर्वाद हमें निरंतर प्राप्त होता रहता है। उनके परिचय के लिए मैं श्रीमान विवेक जी से आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आकर हमें उनका परिचय करें। अपने मंचासीन महानुभावों का परिचय हम सबके समक्ष आया है और कल से अभी तक ये अपना चौथा सामूहिक सत्र है और अन्य परिचय की श्रृंखला में कुछ परिचय पिछले 3 सत्रों में आए हैं और पिछले 2 दिन से जिनका संपूर्ण समय हमें मिला है, ऐसे श्रीमान अजय जी, जो हमारे मार्गदर्शक भी एक ढंग से कह सकते हैं, इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के अपने बीच में उपस्थित हैं। श्री किस्मत जी भी अपने मध्य में उपस्थित हैं। आप उत्तर क्षेत्र के सह कार्यवाह के नाते से आपके पास दायित्व है। अभी प्रातःकाल कुछ अपने वरिष्ठ जिनका परिचय हुआ था, अपने बीच में वरिष्ठ श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी अपने बीच उपस्थित हैं। मेरा परिचय कराना दायित्व आप सबके बीच में है। श्री किशोर कांत जी भी हमारे मध्य आज पूरा दिन हमारे साथ रहे हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अपने बीच में कुछ परिचय, जैसा कि उन्होंने कहा कि सिर्फ शिक्षक श्रेणी से नहीं, तो 2 परिचय ऐसे डॉक्टर सुजय साहा जी, एक बार स्थान पर खड़े, श्री गंगाराम हॉस्पिटल में आप कार्डियोलिस्ट हैं, उन्होंने भी, और ये भारत मंथन का जो हमारा विषय है उस पर लिखना
और उस पर अपना पत्र प्रस्तुत करने का लिए उन्होंने कहा था और इस कार्यक्रम में वो उपस्थित हैं। प्रोफेसर राजकुमार जी डायरेक्टर हैं पटेल चेस्ट, आप भी उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ऐसे ही संघ क्षेत्र से माननीय जिला संचालक के नाते से माननीय इंद्रजीत जी अपने बीच में उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। प्रातःकाल से ही अपने बीच में रहे शिवदत्त जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही अनुभवी, जिनका 50 सालों से भी ऊपर का संघ का जीवन है, उनके अनुभव भी हमने प्रातःकाल सुने थे। आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। धन्यवाद भाई साहब। माफ़ कीजिएगा, एक परिचय में से छूटा है। जगदीश मित्तल जी हमारे बीच हैं, आपका भी अभी आना हुआ है। सबका इतना छोटा परिचय नहीं है, बहुत लंबा परिचय होता है। आपका भी सब स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र में। संघ कार्य ईश्वरीय कार्य है, निष्काम भाव से, श्रद्धा से, सदनिष्ठा से किया गया कार्य हमेशा फलदायी रहता है। ऐसा ही इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के द्वारा जो भारत मंथन, यह राष्ट्रीय संगोष्ठी जो आयोजित की जाती है और उसमें विभिन्न प्रांतों से जो प्रतिभाग करते हैं, जिसमें शिक्षक, शोधार्थी, छात्र, अन्य प्रबुद्धजन, उनकी प्रतिभागिता रहती है। उनके शोध पत्रों का संकलन कर हमारा प्रयास रहता है कि वह विचार भारतवर्ष तक जाना चाहिए, तो इस रूप में उस पुस्तक का प्रकाशन हम करते हैं। वर्ष 2018 से लगातार हम पुस्तकों का प्रकाशन कर रहे हैं। इस वर्ष किन्हीं अपरिहार्य कारणों से यह थोड़ा असंभव सा लग रहा था, लेकिन जैसा मैंने कहा संघ कार्य ईश्वरीय कार्य है, तो ईश्वर का आशीर्वाद के रूप में विगत वर्ष की जो पुस्तक है वह भी हमें समय से, हमारे इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के जो कार्यकर्ता हैं दिन रात लगे हुए हैं, आज सुबह ही हमें वह प्राप्त हो गई है। यह हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है। इसके विमोचन के लिए मैं माननीय मंच से एवं सम्मानित जो अतिथि हैं, माननीय कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी, आदरणीय मुकुल जी, प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल जी, श्रीमान विवेक जी, प्रोफेसर गीता भट्ट जी, साथ ही अग्रिम पंक्ति में उपस्थित श्रीमान अजय जी से मैं आग्रह करता हूँ, डॉक्टर किस्मत जी से मैं आग्रह करता हूँ, श्री किशोर कांत जी से मैं आग्रह करता हूँ, डॉक्टर लक्ष्मी भाला जी से मैं आग्रह करता हूँ कि आप मंच पर आएँ, और साथ में जगदीश मित्तल जी भी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। भाई सबसे आग्रह है कि आप मंच पर आएँ और पुस्तक का विमोचन करें। जोरदार तालियों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आदरणीय प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल जी, उनसे आग्रह है कि राष्ट्र निर्माण में अध्ययन केंद्र की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता विषय पर अपना सानिध्य हमें प्रदान करें। उपस्थित दिल्ली विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी, आज के समापन समारोह के मुख्य वक्ता आदरणीय मुकुल कानितकर जी, मेरा बहुत लंबा अनुभव रहा है मुकुल जी के साथ और बहुत कुछ सीखने को, क्योंकि भारतीय शिक्षण मंडल में अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख का दायित्व भी था और बहुत लगभग पिछले 15 वर्षों से मुकुल जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। मंच पर उपस्थित गीता भट्ट जी, जो समय समय पर इस तरह का आयोजन करती रहती हैं,
विवेक जी और मेरे समक्ष आदरणीय अजय जी, किस्मत जी, जगदीश मित्तल जी, लक्ष्मी जी, किशोर कांत जी और यहाँ उपस्थित वरिष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, बंधुओं, भगिनियों, आज जब मैं सुबह लगभग 4:30 बजे एयरपोर्ट पे ताइवान से लौटा तो मैं मन में सोच रहा था कि आज मुझे कार्यक्रम में भी जाना है और मुझे माननीय मुकुल जी को और माननीय योगेश जी को सुनना भी है। इस नाते मैंने समझा था। बधाई देना चाहूँगा इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र को, जिसमें हमारा विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल भी संयुक्त तत्वाधान में ये सुंदर आयोजन का सहभागी रहा। और मुझे अभी ये खुशी हो रही थी सुनते हुए कि लगभग हमारे विश्वविद्यालय से भी 30 के आसपास जो विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं और 10 के आसपास जो हमारे शिक्षक हैं। अपने आप में, क्योंकि आप भी 2 दिन से चर्चा कर रहे होंगे और जब मैं कल ताइवान में एक वहाँ पर मेयर के साथ एक मीटिंग में बैठा था और वहाँ एक कुलपति, प्रेसिडेंट बोलते हैं, उनके साथ जब वार्तालाप हो रही थी तो मैं अक्सर कहता था कि वी नीड टू चेंज अवर स्ट्रैटेजी फ्रॉम व्हाट टू थिंक टू हाउ टू थिंक। हमें कहीं ना कहीं वी नीड टू प्रोड्यूस द बेस्ट माइंड्स इंस्टेड ऑफ बेस्ट ब्रेन्स। तो मुझे उनके साथ चर्चा करने में लगा कि नहीं, जब तक हम इंडिया में थे, जब तक हमारा देश इंडिया था, तब तक इंडिया को पूरे विश्व की तरफ देखना पड़ रहा था। लेकिन वास्तव में मुझे चर्चा करने के बाद लगभग पिछले 6 महीने से मैं कह सकता हूं कि मैं फ्रांस भी गया, कांस में वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस थी, पीछे वुल्वरहैम्पटन में गया, लंदन में, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में भी गया और वहाँ पर जाकर के मुझे लगा कि वास्तव में जब से हमने इंडिया से भारत में प्रवेश किया है द्वारा से, तब से पूरा विश्व अब भारत की तरफ देखता है। क्योंकि लगा जब हम ताइवान में वहां पर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी लैब में गए तो मुझे मेयर ने बताया कि नहीं, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जो हम पूरे विश्व को दे रहे हैं लगभग 86%, उसके पीछे भारतीयों का भी हाथ है। क्योंकि हमारे उसने बताया कि 4 वैज्ञानिक जो भारत से वहां पर काम कर रहे हैं वो मूलतः उसके बेस हैं। और यही बात जब हमने यूके में चर्चा की, यूके में जब वहां पर हम हेल्थ सिस्टम पे चर्चा कर रहे थे, हेल्थ सिस्टम में चर्चा करते करते जब हमें लगा तो उन्होंने भी कहा। फिर ध्यान में ये भी आता है कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी जब कहते थे कि वी नीड टू प्रोड्यूस द बेस्ट माइंड्स इंस्टेड ऑफ ब्रेन, क्योंकि ब्रेन ड्रेन हो जाता है, माइंड ड्रेन नहीं हो सकता है। और यही वजह थी कि बहुत वर्ष लग गए, अब जाकर के हम कह सकते हैं कि अब हमने कहीं ना कहीं जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव किया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव के साथ कहीं ना कहीं अब हमने माइंड बनाने, माइंड गेन, जैसा माननीय मोदी जी भी अपने मन की बात में कई बार कह चुके हैं कि वी नीड टू कंसंट्रेट ऑन द माइंड गेन इंस्टेड ऑफ द ब्रेन ड्रेन। अब कहीं ना कहीं अब हमने माइंड गेन में काम करना शुरू किया है भारत में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो बार बार कहीं ना कहीं यही कि यदि राष्ट्र को सशक्त बनाना है तो कहीं ना कहीं समाज को संगठित करना पड़ेगा,
और यदि समाज को संगठित करना है तो राष्ट्र स्वयं खड़ा हो सकता है, खड़ा हो जाएगा। ऐसा परमादरणीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी भी ऐसा ही कहते थे। और फिर मन में ये आता है कि जब हम समाज निर्माण की बात करते हैं तो समाज निर्माण का मतलब क्या है? क्या समाज निर्माण का मतलब केवल भौतिक संसाधनों का निर्माण है, या फिर क्या समाज निर्माण का मतलब क्या नैतिकता, एकता, सहयोग, सेवा, जो ये प्रकल्प हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, क्या समाज निर्माण के लिए कहीं ना कहीं हमने इनको अपना लिया है? अभी मैं किस्मत जी से बात कर रहा था, किस्मत जी बोल रहे थे दो दिन में हमें ऐसा लगा कि बहुत बड़ा बदलाव हमने देखने को मिला। और 2 दिन में जितनी चर्चा हुई लगभग 150-200 से के करीब जो है विद्यार्थी, शोधार्थी और ऐसे शिक्षक नए जुड़े हैं। तो मैं उनको कह रहा था कि 200 नहीं जुड़े, ये बल्कि 2 लाख हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि 200 मल्टीप्लाई आगे होंगे। ऐसा मैं स्ट्रेंथ मानता हूं इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र की, क्योंकि जब हम व्यक्ति निर्माण की बात करते हैं, जब हम परिवार निर्माण की बात करते हैं, जब हम समाज निर्माण की बात करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये तीनों एक दूसरे से पृथक हैं। व्यक्ति निर्माण की जब बात आती है तो व्यक्ति निर्माण तभी होता है जब हम परिवार निर्माण की बात करते हैं। परिवार निर्माण होगा तो समाज निर्माण होगा। समाज निर्माण में, क्योंकि जब व्यक्ति निर्माण की बात करते हैं तो चरित्र संस्कार की बात करते हैं, जब हम परिवार निर्माण की करते हैं बात तो संस्कार, संवाद और सहिष्णुता की बात करते हैं, और जब हम समाज निर्माण की बात करते हैं तो कहीं कहीं जाति मुक्त और सेवा भावन से युक्त संगठित समाज की बात करते हैं। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक मूल मंत्र भी रहा है कि संघर्ष से नहीं, संस्कार से परिवर्तन संभव है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे पास आई है, हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक चीज देखी है कि हमने शिक्षा का विस्तार होते हुए देखा है, लेकिन शिक्षा का विकास होते हुए नहीं देखा। एज ए अकेडमिशियन मैं कई बार ये बात कहता हूँ, चर्चा में भी लाता हूँ। और पहली बार जब मुझे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नॉर्थ इंडिया, उत्तर क्षेत्र में इसको इम्प्लीमेंटेशन का जिम्मा भी दिया, कुछ चेयरमैन भी बनाया कुछ, और उसमें हमने जब इम्प्लीमेंटेशन का हम प्रयास भी कर रहे थे तो वहाँ पर भी हमने देखा कि पहली बार लोगों को वास्तव में ऐसा लगा है कि कहीं ना कहीं शिक्षा विकास, राष्ट्र विकास की बात शिक्षा के अंदर हो रही है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हम जिन 3 आयाम की बात करते हैं, हम जब भाषा की बात करते हैं, जब शिक्षा की बात करते हैं, जब शोध की बात करते हैं, तो हमें आज तक कभी ऐसा लगा कि ना कभी हमारी शिक्षा हुई, ना कभी हमारी भाषा हुई, ना कभी हमारी शोध हुई। क्योंकि शिक्षा की पहली बार हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जब इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया तो वहां पर हमने कहीं ना कहीं समग्र शिक्षा की बात की। हमने पहली बार कहीं ना कहीं एकात्म मानवता शिक्षा की बात करी। हमने कहीं ना कहीं पहली बार भारतीय एकात्म दृष्टि शिक्षा की बात की। शिक्षा में मैं हमेशा कहता रहा हूं कि हमने जब शिक्षा में आज तक हमने 2 अपराध किए हैं, और वो अपराध जानबूझ करके किए। पहला अपराध तो हमने ये किया है कि जब हमने एक शिशु को, क्योंकि पहली बार चर्चा का विषय बना, जब हमने लैंग्वेज की बात करी, भाषा की बात करी, तो कहीं साउथ क्षेत्र वहां पर भी चर्चा उठी हिंदी को लेकर के। हमने हिंदी की बात कभी की नहीं। हम तो मदर लैंग्वेज की, हम तो ये बात करते हैं कि जब शिशु बड़ा होता है, शिशु 3 साल तक माता के पास रहता है, वह शिशु पहली हंसी माता की हंसी हंसना सीखता है, पहली चाल माता की चाल चलना सीखता है, पहला अक्षर माता का अक्षर सीखता है। तो फिर क्या कारण था कि 3 साल बाद हम उस शिशु को माता से अलग करके ऐसी व्यवस्था में डाल देते थे, ऐसी शिक्षा में डाल देते थे कि शिशु को हमने बायोलॉजिकल मदर से अलग कर दिया। ये अपराध किया पहला। और दूसरा अपराध हमने ये किया कि हमने
जब शिशु बड़ा हुआ, क्योंकि जब हमने शिशु को बचपन से ही उसकी बायोलॉजिकल मदर से जुदा कर दिया तो कभी भी वो जिंदगी में भारत माता का अर्थ ही नहीं सीख पाया। वो भारत माता का अर्थ इसलिए नहीं सीख पाया क्योंकि जहां पर जिसको युवा अवस्था में आकर के जब वो कॉलेज में एंटर हुआ, जब वो विश्वविद्यालय में एंटर हुआ, वहां पर आकर के हमने कभी उसको ये नहीं सिखाया कि आपकी शिक्षा का भारत माता के साथ, इस धरती के साथ जहां उसने जन्म लिया है, कहना कि उसके दिमाग में ये तो रहता है कि जिस माता ने मेरा जन्म लिया उसके माता के प्रति मेरा कर्ज है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि जिस भारत माता ने उसको जन्म लिया है, जिस धरा ने उसको जन्म दिया है, उस धरा के प्रति भी उसका कुछ ना कुछ कर्ज है। क्योंकि वो शिक्षा जो हम दे रहे थे, वो शिक्षा कहीं भी उसके साथ कहीं अलाइंड नहीं थी। तो पहली बार हमने कहीं ऐसा लगा कि हमने वो शिक्षा अब देने का प्रयास किया है, वो जो आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, ऐसा शिक्षा हमने अब देने का प्रयास किया है जो कहीं ना कहीं वो एजेंडा युवा शक्ति के द्वारा, इस युवा शक्ति को स्वयं का भाव द्वारा से जागृत करने का, इस युवा शक्ति में जागरण का भाव फिर जगाने का हमने कहीं ना कहीं वो काम किया है। और हम कह सकते हैं, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि लगभग जो हमारी 65% ऐसी संख्या जो है एक युवा या बच्चों की संख्या है, और हम कह सकते हैं कि ये हमारा भारत आने वाले कई वर्षों तक युवा रहने वाला है। जबकि हम अपने आप को कम्पीट करते हैं, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, आज हम बोलते हैं कि वी आर इन द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और हम ये बोलते हैं कि आने वाले समय में फिर हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम ये भी कहते हैं कि हम चाइना को कम्पीट करके और यूएसए को कम्पीट करके कहीं ना कहीं 30 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे, और हम टॉप पे जब हम 2047 का सपना इस युवा शक्ति की आंखों से देखेंगे। इनके लिए जब हम जो एजेंडा इनके लिए छोड़ेंगे, वो एजेंडा इनके आंखों के द्वारा जो 2047 विकसित भारत का सपना है, क्या वो सपना, क्या वो विकसित भारत का, क्या दुनिया का सर्वस्व हाँ है। ऐसा हम कर सकते हैं। हम थे, क्योंकि भारत को वैसे तो सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था, क्योंकि भारत का जब हम 1000 ईस्वी में जब भारत का जीडीपी पूरे दुनिया की जीडीपी से 50% से ज्यादा था, कई कारण रहे होंगे, कई कुछ रहा इस काल में। जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय में 3 से 4% जीडीपी इतनी रिड्यूस हो गई थी। लेकिन आज जब मैं कह रहा हूं कि पूरा विश्व जो है अगर भारत की तरफ देख रहा है, वो चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे वो हेल्थ सिस्टम हो, चाहे आज अगर सबसे ज़्यादा जो हेल्थ में जो उसको संयुक्त करके जो वीज़ा दिए हैं, मेडिकल वीज़ा दिए हैं, वो हमारे देश के पास अधिकार दिया है। हमारे देश में हमने एक सर्वे किया था जो कि कम से कम 26 देश ऐसे हैं जो आज हेल्थ सिस्टम में भी भारत की तरफ देख रहे हैं। हम कई बार ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि फिर ऐसा क्या कारण है कि हम 200 रैंकिंग में हम दुनिया में नहीं आ पाए हैं। नहीं तो कभी तो हम थे, जब हमारे तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय थे, तब उस समय में रैंकिंग करते तो मुझे लगता है कि दुनिया की पहली 10 रैंकिंग में हमारा भारतवर्ष ही होता। लेकिन आज भी हम पीछे नहीं हैं। आज जब मैं चर्चा करता हूं, जब हम रिसर्च की बात करते हैं, वो ठीक है, वो अलग बात है कि जो आज हमारे जो NIRF के रैंकिंग है, जो हमारे यहाँ पर रैंकिंग है NAAC की है, वो कहीं ना कहीं वो हमारे जो वर्ल्ड रैंकिंग सिस्टम है उससे कहीं ना कहीं अलाइन नहीं होते हैं। उसको अब चेंज हो रहा है। अब आने वाले समय में अभी कल ही परसों THC की खबर आई थी, हमारे टाइम्स हायर एजुकेशन में ISC बेंगलोर आया है, हमारे कुछ और संस्थान आए हैं। अब वो समय चला गया। अब शिक्षा में भी पूरा विश्व जो है भारत की तरफ देखेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आज जो पूरा विश्व शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन में विश्वास कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन हमारा भारत जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम की जब हम बात करते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा की जब हम बात करते हैं, तो भारतीय ज्ञान परंपरा जब हमने बास्केट बनाई, जब हमने 140 कोर्सेज की बास्केट अपने विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाई, तो वहां पर भी हमने देखा कि वो जो हमने बास्केट बनाई और उसमें जब हमने राष्ट्रीय भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश किया हर विषय में, तो मुझे लगा कि हम राष्ट्रीय ज्ञान इंडियन नॉलेज सिस्टम का समावेश तो हमने कर दिया है, लेकिन क्या हम अपने टीचर्स की मानसिकता चेंज कर पाए हैं क्या? कहीं ना कहीं वो गैप हमें मिला और हमें ऐसा लगा कि बिकॉज एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। क्योंकि जो एजुकेशन दिल में नहीं पहुंच रही है, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी कहते थे
कि स्वप्न देखने का हर एक को हक है, लेकिन स्वप्न वो नहीं जो बंद आंखों से देखा जाए, स्वप्न वो है जो खुली आंखों से देखा जाए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कीप योर ड्रीम्स टू क्लोज योर हार्ट, so that every time, every heartbeat will remind you every time that you have to fulfill your dreams into a reality. जब जब आपके हार्ट बीट बजेगी तब तब आपको रिमाइंड होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, और आपका गोल है समाज निर्माण। हम सब कार्यकर्ता हैं, हम एक ऐसे संस्था के साथ जुड़े हैं जिस संस्था ने हमारे को केवल एक ही बात सिखाई है कि नो टू योर सेल्फ। और मैं कौन हूँ? मैं सत्य प्रकाश नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं कार्यकर्ता के नाते मेरी क्या कंट्रीब्यूशन है, मेरे अपने लिए, परिवार के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, वो कभी नहीं देखी जाएगी। मेरी कंट्रीब्यूशन समाज के लिए क्या है, मेरी कंट्रीब्यूशन इस राष्ट्र के लिए क्या है, वही मुझे रिकॉग्नाइज करेगा। मैं कौन हूँ वही मुझे जाना जाएगा। जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेश की बात कर रहा था, तो मैंने जाकर के वहां पर जब चर्चा की, मैंने विद्यार्थियों से चर्चा की, तो मैंने कहा कि मैंने कई विद्यार्थियों को पूछा कि आपको पंचकोश के बारे में नॉलेज है। अगर हम पंचकोश का समावेश किया, मैंने कम से कम 3-4 क्लासेज में जाकर के जब विद्यार्थियों में चर्चा करने की कोशिश की, तो मैंने कहा कि हम अन्नमय कोश की बात करते हैं, प्राणमय कोश की बात करते हैं, मनोमय कोश की बात करते हैं, विज्ञानमय कोश की बात करते हैं, आनंदमय कोश की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता में यही मूल तंत्र है विकास का, स्वयं के विकास का भी और समाज के विकास का भी। और हमने कहीं ना कहीं प्रयास किया, हमने एक अभियान शुरू किया अपने विश्वविद्यालय में। यह अध्ययन केंद्र के द्वारा भी हम प्रयास करेंगे। हमने कितना समय बता दें, 2-3 हमने अपने वहां पर भी प्रयास किया। हमने क्या किया, हमने वहां पर 15 विषय सेलेक्ट किए, और 15 विषयों में, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय में जब हमने हिंदू स्टडी सेंटर शुरू किया था, हिंदू स्टडी सेंटर शुरू करने वाला हमारा विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय था BHU ने। उसके बाद से ही फॉर्मल रूप से हिंदू स्टडी सेंटर शुरू किया। जब उस समय के जो UGC अध्यक्ष थे DP सिंह जी, उनका मुझे फ़ोन आया कि आप एक बार लिख करके दें। माननीय ज्ञानानंद जी ने भी फ़ोन किया, हमने लिख कर के दिया UGC को। आज मुझे खुशी इस बात की है कि पहली बार हमने कहा कि जब मुस्लिम स्टडी सेंटर है, मुस्लिम स्टडी पढ़ाया जाता है, अरे हमें तो ठोक के कहना चाहिए कि हम तो हिंदू राष्ट्र है, हम यहाँ हिंदू राष्ट्र में हिंदू नहीं पढ़ाएंगे, फिर क्या पढ़ाएंगे। और पहली बार ऐसा हुआ था कि UGC में जब हमने पत्र लिखा, तो आज की डेट में नेट जो है वो हिंदू स्टडीज में इंट्रोड्यूस हुआ। और जब हमने वहां पर 15 विषयों को लिया, 15 विषयों में हमने पहला ये किया कि ये जो पंचकोश की मैं बात कर रहा हूँ, जो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करता हूँ, उसका समावेश हमारे सब विषयों में किस तरह से हो। तो उसमें हमने पूरी फैकल्टी को इन्वॉल्व किया। जैसे मैंने कहा ना कि एक गैप मुझे नजर आ रहा है, एक गैप हमने करिकुलम चेंज कर दिया, हमने करिकुलम बना दिया, भारतीय ज्ञान परंपरा को चेंज कर दिया, 2 क्रेडिट का 4 क्रेडिट का समावेश कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमें गैप मिला वो कहीं माइंडसेट टीचर्स का अभी तक चेंज नहीं हुआ। हमने कार्यशाला भी आयोजित की, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमने जो शुरुआत की, अध्ययन केंद्र के साथ भी हम ये शुरुआत करेंगे। हमने 15 विषयों में भारतीय ज्ञान परंपरा की पुस्तकें हम केंद्रीय विश्वविद्यालय से निकाल रहे हैं। उसमें जैसे 10-10 फैकल्टी मेंबर है तो 10-10 चैप्टर, 5 फैकल्टी मेंबर है तो 2-2 चैप्टर हर एक को देंगे। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का संदेश हर विषय में कैसे हो, उसकी किताबें जो है 6 महीने के अंदर अंदर वो तैयार हो जाएगी। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा जो भारतीय भाषाएं हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय भाषाएं जो कि लुप्त हो रही हैं, भारतीय भाषाएं जहां कहीं खत्म हो रही हैं, पहली बार ये प्रयास हुआ है कि उन 22 भारतीय भाषा को भी जो है उसको प्रमोट किया जाए। मेरे पास एज ए चेयरमैन डोगरी भाषा का काम आया है। डोगरी भाषा में हमने कई बैठकें की हैं और हमें लगा कि वाकई कितनी ताकत है उस भाषा में। जब हम उसके पीछे जा रहे हैं, अभी हमने जम्मू में जाकर के अभी हमने कई बैठकें की, वहाँ पर IIM में अभी बहुत बड़ी बैठक की, अभी हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किया था, और हमने देखा तो 50 पुस्तकें डोगरी भाषा में अभी 6 महीने का टाइम दिया है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने। इस तरह की केवल डोगरी में नहीं, इन भारतीय भाषाओं में 50 किताबें, ये हमने इनिशियल 1000 किताबें अभी लगभग 1 साल में आ जाएंगी। इसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि हम जब भाषा विवाद में पढ़ते हैं, मैंने कहा ना कि भाषा हमारी नहीं हुई। भाषा क्यों नहीं हमारी हुई? क्योंकि अगर हम इजराइल की तरफ देखें, इजराइल की
प्रायः लुप्त हो रही हिब्रू भाषा की अगर हम बात करते हैं आज टेक्निकल भाषा के रूप में, हमारी संस्कृत भाषा को नासा ने एक्सेप्ट कर लिया है। हमने कहीं ना कहीं स्कूलों में हमें देखने को मिलता ही नहीं है। जब तक हमें संस्कृत नहीं आएगी हम संस्कृति की बात कर ही नहीं सकते। जब तक हमें संस्कृत नहीं आएगी तब तक हम वेद को समझ नहीं सकते। आज हम वेद पुराण की जो बात करते हैं, जब तक हमें संस्कृत नहीं आएगी तब तक हम उसको समझ नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर हम भाषा को करना है, अगर एक भाषा को सुदृढ़ करना है, एक भाषा की अगर पूरे भारतवर्ष में बात करनी है, तो आइए आज हम मिलकर के एक ही आवाज उठाएं, वो केवल संस्कृत भाषा। तो मैं एक पुनः धन्यवाद करूंगा और मैं केंद्र का आभारी हूं कि केंद्र ने मुझे यहाँ मौका दिया, हमारे विश्वविद्यालय को, हमारा विश्वविद्यालय सिंह तत्वाधान में। और मैंने तो कहा है कि दिल्ली से बाहर निकल करके, और मैंने खुद बोला है, अजय जी को बोला है कि हम आगे सितंबर अक्टूबर में जो है धर्मशाला में यही एज ए फॉलो कार्यक्रम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र को सशक्त बनाना है तो समाज को संगठित करना होगा। यही तो भारत मंथन कर रहा है, यही आपने कहा बंसल जी। बहुत बहुत आभार, हार्दिक आभार। आपके आंदोलित करने वाले विचारों को सुनकर बहुत आह्लादित है हम। अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए मंच को प्रतीक्षा है प्रोफेसर योगेश सिंह जी के प्रेरणादायक वचनों की। आपसे विनती है अपने विचार। आदरणीय श्री मुकुल कलेक्टर जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल जी, वाइस चांसलर हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, प्रोफेसर गीता भट्ट, श्री विनोद शर्मा जी, प्रमुख इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र, आदरणीय जगदीश मित्तल जी, माननीय अजय जी, प्रोफेसर अजय अरोड़ा, प्रिंसिपल रामजस, प्रोफेसर किस्मत कुमार जी, प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी, प्रोफेसर संजय रॉय, प्रोफेसर राजकुमार, डायरेक्टर पटेल, प्रोफेसर प्रवीण गर्ग, और इस सभागार में बैठे हुए सभी प्राध्यापक, रिसर्च स्कॉलर्स और जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, इनवाइटेड गेस्ट हैं, प्रतिभागी हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मेरी ना कोशिश होती है कि उद्घाटन सत्र में बोलूं, उसके कई फायदे हैं। एक तो उद्घाटन सत्र सुबह सुबह होता है, तो सब लोग जो है उस समय थोड़े से एक उत्साह में रहते हैं, थोड़े ताज़ा ताज़ा रहते हैं, और बहुत ज़्यादा बम्बारमेंट तब तक हुई नहीं होती उनके ऊपर। ये जो समापन सत्र में बोलना है, और वो भी दोपहर को खाना खाने के बाद बोलना, ये अपने आप में बहुत चैलेंज का विषय है। इसी कारण से मैं थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करता हूं समापन सत्र में बोलना, पर कोई बात नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। विषय की गंभीरता को समझते हैं। मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। ये राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय जो है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रीय स्वत्व के जागरण के 100 वर्ष, इस पर मुकुल जी बोलेंगे। उनको इसीलिए कहा गया है कि इस विषय पर बोलें, और मुझे जो विषय दिया गया बोलने का कि राष्ट्र निर्माण में सांस्कृतिक एवं सामाजिक संगठनों की भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परिप्रेक्ष्य में। विषय कैसे चयन किए वो तो चयन करने वाले जाने, लेकिन एक बात तो सही है ना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष का हो गया, लेकिन राष्ट्र जीवन में 100 वर्ष बहुत छोटा कालखंड है किसी भी चीज को आकलन करने का। राष्ट्र जीवन में, हाँ, व्यक्ति के जीवन में 100 वर्ष बहुत सारा होता है, पर राष्ट्र जीवन में 100 वर्ष कोई बहुत बड़ा कालखंड है नहीं। लेकिन फिर भी अगर 100 वर्ष हुए तो आकलन तो होगा, असेसमेंट तो होगा, इवेल्युएशन तो होगा, लोग भी करेंगे, समाज भी करेगा, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयं भी करेगा। फिर मैं सोच रहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यह यात्रा डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार जी से श्री माधव राव सदाशिव राव गोलवलकर जी से होते हुए आज डॉक्टर मोहन भागवत जी तक आई है। 100 वर्ष में और भी बहुत सारे बीच में आए। मन में सवाल उठता है कि जब ये बनाया गया तो उद्देश्य क्या था? जब हम आकलन की बात करते हैं तो उद्देश्य क्या था, और क्या ये उद्देश्यों पे पूरा हुआ है या नहीं हुआ?
मैंने जो समझने का प्रयास किया, उद्देश्य चरित्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण। संस्कारी राष्ट्र से प्रेम करने वाले मनों को तैयार करना, ये संघ ने उद्देश्य रखा अपना। 10-15 स्वयंसेवकों से शुरू होकर आज करोड़ों स्वयंसेवकों का संगठन बन गया। और केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं, जैसे हम जानते हैं, और न जाने कितने सहयोगी संगठन हैं, एक सांस में आप नाम नहीं ले सकते, इतने सारे हैं। विद्या भारती 10,000 से ज्यादा स्कूल चलाती है, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय विचार संघ, भारतीय, मैंने सोचा था 15 ही बोलूंगा, एक सांस में 15 से ज्यादा नहीं बोले जा सकते। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय शिक्षण मंडल, शैक्षिक महासंघ, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय किसान मंच, सेवा भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, संस्कृत भारती, भारत विकास परिषद, धर्म जागरण, विज्ञान भारती, और न जाने कितने संगठन। और इन संगठनों के फिर सह संगठन, उसके बाद उसके प्रकोष्ठ। तो ये पूरा का पूरा वटवृक्ष जो है, इसकी कौन सी शाखा कहां मिल जाती है, ये भी एक शोध का प्रश्न है। पर सबसे बड़ी बात क्या है, मिलकर जब राष्ट्र निर्माण में लगते हैं तो कुछ ना कुछ देश, समाज और काल के लिए अच्छा होता है। तो कार्य राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण, देश की चिंता करने वाले मन तैयार करना। आप अपने मन में ही पूछिए सवाल कि अगर आपको आकलन करना है तो 100 में से कितने नंबर देंगे। आपके ऊपर छोड़ता हूं कि 100 में से कितने नंबर देंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि डिस्टिंक्शन में पास तो सारे ही करेंगे, डिस्टिंक्शन में तो पास सारे ही करेंगे। और जितने संगठनों के मैंने नाम लिए, ये सब सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन हैं। 100 वर्ष राष्ट्र समर्पण के, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं हृदय से उन सभी का अभिनंदन करता हूं। अब सवाल उठता है, जो मैं सोचता हूं कि मैंने संघ को महसूस किया, संघ को देखा है, समझा है और महसूस भी किया है। तो मैं अगर अपनी मेमोरी को लेके पीछे जाता हूं तो मुझे 1974-75 सबसे पहले ध्यान आता है। उससे पहले की मेमोरी मेरे पास है नहीं। छोटा सा मैं भी बच्चा था, 8-9 साल का बच्चा रहा हूँगा, 74-75। तो जब मैं कहता हूं कि संघ को महसूस किया है, तो 1975 की इमरजेंसी में महसूस किया। मीसा देखा। मैं मीसा लालू प्रसाद यादव जी की बेटी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो मीसा में गए थे इसलिए बेटी का नाम मीसा रखा। बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे इस बात को। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इमरजेंसी में 2 एक्ट लगाए गए, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और दूसरा लगाया गया DIR, इंडियन डिफेंस रूल, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल। ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था दोनों, ये वॉर टाइम एक्ट थे दोनों। ये शांति काल में नहीं लगाए जाते, लेकिन भारत में पहली बार इनका एक्सपेरिमेंट इमरजेंसी के दौरान हुआ। गिरफ्तारियां देखी, पुलिस देखी, झूठे मुकदमे देखे, लोगों के बदलते हुए चेहरे देखे। यहां से संघ को देखना और समझना शुरू किया, कैसे लोगों के बदलते चेहरे देखे। 1990 के राम मंदिर आंदोलन को देखा, राम रथ यात्रा को देखा। 1991 की एकता यात्रा भी, जगदीश मित्तल जी बैठे हैं, मुझे एक प्रसंग ध्यान आ रहा है। एकता यात्रा थी, मुरली मनोहर जोशी जी अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, और आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसके सारथी थे, और जगदीश मित्तल जी हरियाणा के संगठन मंत्री थे उस समय, और ये ऑर्गेनाइज करा रहे थे हरियाणा में उस एकता यात्रा को। जब ये यात्रा कुरुक्षेत्र आई तो हम लोग को भी कुछ दायित्व था वहां पर। जब यात्रा गई तो जगदीश मित्तल जी रह गए, ये थोड़ा पीछे चलते थे उससे कि सबसे मैं मिलता चलूं। ये जो मिलता चलूं, सबसे पूछता चलूं कि कोई तकलीफ तो नहीं है, ये संघ के कार्य करने की पद्धति है और बहुत ही कारगर पद्धति है। आपको ध्यान होगा जगदीश मित्तल जी वो घटना, हाँ, मेरी भी आपसे बहुत बात हुई थी उस समय। 1992 के विवादित ढांचे को भी गिरते देखा। देश बदल गया, उसके बाद देश बदल गया, राजनीति बदल गई, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों की भूमिका बदल गई। 1993 से 14 तक संघर्ष को देखा।
14 से 2025 नाउ, अब 2025 भारत को बदलते देखा और मजबूत होते देखा। तो अगर मैं संघ की उपलब्धियों की बात करता हूं तो 1975 से 2025 50 वर्ष का कालखंड है, जिसमें कहीं ना कहीं साक्षी हूं। तो देखता हूं तो मैं उस 50 वर्ष को 100 में 100 नंबर देता हूं, उससे 50 से पहले का बाकी लोग आकलन करेंगे तो संगठनों की भूमिका की बात होगी। कई बार कंपैरेटिव एनालिसिस भी करते हैं, तो विद्या भारती ने करीब 10,000 से ज्यादा स्कूल चलाते हैं और मुझे विद्या भारती के एक स्कूल में बचपन में मैं विद्या भारती के एक स्कूल में पढ़ा। बात आती है कि राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण होता क्या है और उसके इंस्ट्रूमेंट्स कैसे हैं। जो बच्चे का छोटा मन होता है, यदि उस पर जब काम होता है, उस मन पर, तो जाकर होता है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे पर उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। प्रयास वहां भी करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा वहां प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन जो बच्चे के मन पे होता है, जब वो छोटा बच्चा होता है, वो प्रभाव हमेशा चलता है। तो राष्ट्र प्रेम के गीत याद कराए जाते थे, आज भी कराए जाते होंगे राष्ट्र प्रेम के गीत। तो मैंने सोचा कि गूगल करता हूं कल, आज मुझे बोलना था तो मैं गूगल पे लिखा संघ गीत बताओ, तो संघ गीत उसने बहुत सारे बता दिए। अब मैंने कहा राष्ट्र के गीत बताओ, तो उसने राष्ट्र के गीत भी बता दिए। तो जितने संघ के गीत से सब राष्ट्र के गीत में आते थे, तो संघ गीत कहो और राष्ट्र गीत कहो, इसमें कोई अंतर नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहो और भारत की चिंता करने वाला कहो, एक ही बात है। वो दोनों गीत ऐसे ही थे। तो मैं याद कर रहा था, छोटे थे स्कूलों में गीत याद कराए जाते थे। हम में से बहुत सारे लोग जो पढ़े होंगे बहुत सारे जानते हैं। एक दो बार मैंने ये गीत कोट भी किया है, मुझे बहुत पसंद है। आज जब संगठनों की भूमिका की बात करते हैं, विद्या भारती एक संगठन है, तो मैं वो गीत बहुत लोगों ने सुना होगा कि कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, नहीं रुकती रवानी है, नहीं झुकती जवानी है, गुरु गोविंद के बच्चे, धर्म ईमान के सच्चे, अगर थे उम्र के कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चिनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी हजारों बार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, हमारे पंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। ये भाव है जो बच्चों के मन में यदि जाता है, तो क्या वो गलत देश के लिए सोच सकता है? जानो बचपन से चाहिए, स्कूल की बड़ी भूमिका है। एक और गीत मुझे ध्यान आता है, आज भी संघ में गाया जाता है, आज से 50 वर्ष पहले भी गाया जाता था कि दशों दिशाओं में जाएं, दल बादल से छा जाएं। कितने लोगों ने सुना होगा? बहुत लोगों ने सुना होगा। हाँ, दशों दिशाओं में जाएं, दल बादल से छा जाएं, उमड़ घुमड़ कर इस धरती पर नंदन मनसा लहराएं। ये मत समझो किसी क्षेत्र को खाली रह जाने देंगे, दानवता की बैल विशैली कभी नहीं छाने देंगे। ये हमारा काम है कि ये मत समझो किसी क्षेत्र को खाली रह जाने देंगे, दानवता की बैल विशैली कभी नहीं छाने देंगे। जहां कहीं लू झुलसाती अमृत रिमझिम बरसाएं, दशों दिशाओं में जाएं, दल बादल से छा जाएं। गीतों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आदरणीय जगदीश जी तो गीत लिखने का, कवियों का कार्यक्रम चलाते हैं और इनका ध्येय वाक्य है राष्ट्र जागरण धर्म हमारा। बड़ा प्रभाव है इसका। एक और 4 लाइनें उसकी मैं कोट करूंगा कि ज्यादा ना हो जाए, जो पहले भी प्रासंगिक थे आज भी हैं। लेकिन क्या विद्या भारती से बाहर के स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, ये एक प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात अपनी जगह सही है, लेकिन स्कूल में पढ़ाए जाते हैं क्या? चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। आप तो बहुत पढ़े लिखे समझदार हो, देखो सारे मालूम है, बहुत अच्छी बात है। तो यानी गीत एक माध्यम है बाल मन को बनाने का, संस्कार डालने का, बचपन से छोटे छोटे बीज डालने का। अगर हम कहते हैं भारत की चिंता करने वाला बनाना है, तो ये एक लंबी सतत चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है, व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया है, और उन व्यक्तियों से फिर राष्ट्र का निर्माण होगा। यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संकल्प है। यह 100 वर्ष की गौरवशाली यात्रा का संकल्प है। भारत को संभालने वाले और बनाने का काम है संघ का, और संघ का काम संघ बहुत अच्छे से कर रहा है। अभी शुरू में बोला कि संघ कार्य ईश्वरीय कार्य है। अभी बोला गया था कि संघ कार्य ईश्वरीय कार्य है। मैं जिसने भी ये वाक्य बनाया ना, बहुत मोटिवेशनल वाक्य है।
मनोबल को बढ़ाने का काम करता है। तो मैं घर में अपने फादर से मेरे पापा से बात होती थी, पिताजी से बात होती थी, मैं उनको कहता था कि आपको कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती क्या? क्योंकि ये दिखता नहीं है, ये फैक्ट्री तो है नहीं कि इतने जल्दी प्रोडक्ट निकल रहे हैं। तो अपना जीवन लग रहा है, समय लग रहा है, रोज लग रहा है और आउटपुट दिखता नहीं है, तो अपने आप को आप मोटिवेट कैसे करके रखते हैं? वो भी यही कहते थे कि संघ कार्य तो ईश्वरीय कार्य है। मैंने कहा बढ़िया बना रखा है किसी ने, जिसने बनाया ये बहुत बढ़िया बना रखा है। कारण क्या है? ये मन पे ही तो काम करना है। अगर हम विद्या की बात करते हैं, विद्या में दो हिस्से हैं, ज्ञान और बुद्धि। ज्ञान आप यूनिवर्सिटी से लेते हैं, बुद्धि कैसे ठीक रखेंगे? इन आतंकवादियों के पास भी ज्ञान बहुत है, बुद्धि खराब है उनकी। संघ बुद्धि पर भी काम करता है और ज्ञान पर भी काम करता है, पर प्रायोरिटी बुद्धि को देता है। ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षा में भी हमको बुद्धि पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि व्यक्ति पे ज्ञान कितना भी हो, अगर बुद्धि खराब है उसकी, जितना नुकसान देश और समाज का ये ज्ञान वाले करते हैं, अगर बुद्धि खराब हो जाए उतना दूसरे नहीं करते। ये बात शायद सबसे पहले अगर किसी संगठन ने समझी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समझी और बुद्धि पर काम करना शुरू किया। इसीलिए जिसने भी किया, मैं सैल्यूट करता हूं कि संघ कार्य ईश्वरीय कार्य है। जिसने भी डिजाइन किया बहुत बढ़िया डिजाइन किया, ये मोटिवेट करता है, कभी आपको डिप्रेशन में नहीं जाने देता। लगता है कि नहीं भगवान का काम है, हम कर रहे हैं ना। भगवान से मुझे एक घटना ध्यान आती है कि कृष्ण भगवान जब छोटे थे, बच्चे, तो क्या है, माँ पूजा करती थी, वो आगे बैठ जाते थे मूर्ति के आगे कि माँ जय जय तो मैं खुद ही हूँ। तो माँ उसे पकड़ के, जैसे बच्चे को होता है कि कान पकड़ के निकाले कि लला मुझे पूजा करने दे, तो क्यों डिस्टर्ब कर रहा है बार बार कि जय जय तो मैं ही हूँ। बार बार आ जाए कि नहीं माँ जय जय तो मैं ही हूँ, मूर्ति के आगे आ जाए बार बार। अम्मा फिर हटा दे कि बच्चे को क्यों मेरे को तंग कर रहा है, वो फिर के जय जय तो मैं ही हूँ। माँ मान के नहीं थी जब तक विराट रूप में दिखा दिया भगवान ने उनको। अभी सत्य ने विराट रूप दिखाया नहीं, और जय जय तो है, जय जय तो है। संघ के जो दूसरे सरसंघ चालक परम पूजनीय गोलवलकर जी, जिनको गुरु जी कहते थे, उनका एक मूल भाव है, जो संघ का भी मूल भाव है, जो मंत्र वो बोलते थे, अब उनका मूल भाव है राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम नमम। सब कुछ राष्ट्र को समर्पित है, ये मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है, जो है राष्ट्र का है, तेरा तुझको अर्पण चाल देगा। ये जो भाव है, ये जो भाव है, ये फाउंडेशंस में है व्यक्ति निर्माण की, राष्ट्र निर्माण की। कि अगर हम किसी पोस्ट पर हैं, अगर हम किसी दायित्व पर हैं, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है इसको इंप्लीमेंट करने की। राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम नमम। मैं एक और कविता कोट करना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत अच्छा संघ ने तैयार किया, उनके मन को भी तैयार किया। और जो मैं कविता उनकी देना चाहूंगा वो तब की है जब वो स्कूल में पढ़ते थे। राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी कविता नहीं लिख सकता। राजनेता की तो बहुत मजबूरियां हैं, हर शब्द समझ के बोलना है, हर चीज को देख समझ के बोलना है। लेकिन इसका मतलब जब राजनेता नहीं थे, बच्चे थे स्कूल कॉलेज के, तब उन्होंने एक कविता लिखी जिसमें भारत भारतीय संस्कार, उसकी कुछ पंक्तियां जैसी शुरू करूंगा आप समझ भी जाएंगे कि मैं तेज पुण्य तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश। मैं भारत के लिए कह रहे हैं, देश के लिए कह रहे हैं, संस्कृति के लिए कह रहे हैं कि मैं तेज पुण्य, मतलब कैसा मन तैयार संघ ने उनका किया। लेकिन कंफ्यूज मत होना, राजनेता वाजपेयी का नहीं है ये। राजनेता बनने के बाद कभी नहीं कहा उन्होंने ऐसा, मजबूरियां होती है राजनेताओं की। मैं तेज पुण्य तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, जगती का रच करके विनाश कब चाहा है निज का विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास यदि नहीं होता तुमको तो साक्षी है इतिहास अमर। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब घर घर में हिंदू करने को भीषण नरसंहार किए। यदि आज दिल्ली के खंडर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे सुर से, हिंदू की जय तो क्या विस्मय, हिंदू की जय तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, हिंदू रग रग मेरा, हिंदू रग रग मेरा। तो ये देश को बनाने की यात्रा है संघ की 100 वर्ष की। बहुत स्वयंसेवक बनाए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक और संघ ने जिसका मन तैयार किया, मैं एक उदाहरण दूंगा कि आप में से बहुत सारे लोग, एक व्यक्ति और बताओ जिन्होंने कि अपना बहुत अच्छा किया, बस खत्म। ऐसा तो होगा ही ना। आपका समय हो गया।
नहीं ले रहे, खत्म कर रहे, मुकुल जी का समय है। तो एक व्यक्ति और अगर मैं देना चाहूं इसके लिए, जो कि अपने जीवन में इसको जीते हैं कि राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम नमः, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके मन को समझना चाहिए। अगर आपको उनके, मैं कहता हूं संघ मन पे काम करता है, उस मन पे जब वो व्यक्ति समाज जीवन में, राज्य जीवन में, राजनीतिक जीवन में कहीं भी काम कर रहे हैं तो कैसा कर रहे हैं, अगर आपके एक्शंस में वो आया नहीं तो आप ही थोड़ी खाली फेल हुए, कई लोग फेल हो गए उसमें। क्योंकि जब पौधा फल देने वाला होता है तो बहुत लोग फल खाने आते हैं, लेकिन उस पौधे को बनाने में, खाद देने में, प्रोटेक्शन देने में, संभालने में न जाने कितने लोगों का मन, समय, एनर्जी लगी होती है। और जब फल वो दे रहा होता है तो उसको और ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पत्थर भी सबसे ज्यादा उन्हीं को पड़ते हैं जो फल देते हैं। तो ऐसे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और ऐसे काल में हम हैं जब भारत का नेतृत्व सक्षम है, समझदार है, मन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तैयार किया है। इसलिए भारत के किसी नागरिक को, भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा होगा, अभी भी बहुत अच्छा हुआ, आगे भी बहुत अच्छा होगा। और अगर नंबर देना होगा उनको भी 100 में 100 नंबर जाएंगे। आपने मुझे बुलाया और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हृदय से आभार माननीय कुलपति जी। आपने राष्ट्र निर्माण में सांस्कृतिक एवं सामाजिक संगठन की भूमिका पर अपने विचार रखे। संघ परंपरा को आपने सभा के मध्य रखा। आपने संघ की जो अखिल भारतीय दृष्टि है, राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम नमः, आपने सभी के मध्य में रखा, साझा किए। आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार। इसी क्रम में जो समाज में निरंतर राष्ट्रीय भाव को जागृत कर रहे हैं, ऐसे अधितम अध्यापितम अर्जितम यशः के साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। राष्ट्र और समाज को अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले ऋषि तुल्य, की श्रुति का भी कथन है कि ऋषियो तु मंत्र दृष्टारः न तो कर्तारः, कि जो ऋषि हैं उन्होंने मंत्रों का, वो मंत्र दृष्टा थे, तो उनको रचने वाले नहीं थे। ऐसे आपने भगवत गीता, स्वामी विवेकानंद के वचनों का आपने दर्शन किया है। उनके आज के वक्तव्य में वो झलक भी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पूर्व कविता रहेगी। कविता के पश्चात में आपका सानिध्य हमें प्राप्त होगा। कविता के लिए मैं गंधर्व महाविद्यालय की छात्रा आकांक्षा जी से आग्रह करता हूँ कि आप आएँ और कविता। बह रही है संघ सरिता, बह रही है उस भगीरथ की अनोखी विजय गाथा कह रही है। संघ सरिता बह रही है, संघ सरिता बह रही है। भेद कर विस्तृत शिलाएं एक लघुधारा चली थी, कंधरा घन विहड़ों को चीर निर्भय वह बड़ी थी। स्वर्ग गंगा बन महानद रूप अनुपम गह रही है। संघ सरिता बह रही है, संघ सरिता बह रही है। क्रूर बाधाएं अनेकों मार्ग कुंठित कर न पाई, क्रुद्ध शंकर की जटा में वह सीमित क्या समाई। जन्नों की जंगा विदारी जानवी फिर चल पड़ी है। संघ सरिता बह रही है, संघ सरिता बह रही है। पर सुसिंचित इस धरा को सुजल सुफला उर्वरा,
संघ सरिता बह रही है। दूर सागर दृष्टि पथ में मार्ग में विश्राम कैसा, ध्येय सागर से मिलन का आज संभ्रम सोच कैसा। अथक विरत साधना की पुण्य गाथा कह रही है। संघ सरिता बह रही है, संघ सरिता बह रही है। उस भगीरथ की अनोखी विजय गाथा कह रही है। संघ सरिता बह रही है, संघ सरिता बह रही है, संघ सरिता बह रही है। प्रकाश बंसल जी, आदरणीय विवेक जी, गीता जी, सम्मुख उपस्थित आदरणीय मातृशक्ति, भारत माता के प्यारे सपूतों, बहनों और भाई, भारत मंथन के अंतर्गत आप सब लोगों ने पिछले 2 दिन से यहाँ पर मंथन किया और वह मंथन भारत को समझने का मंथन है। उसके ऊपर कुछ लोगों ने पत्र भी प्रस्तुत किए, बाकी लोगों ने सुने और कुल मिलाकर के 2 दिन तक भारत भारती के विचार में प्लावित होकर के उसके समापन के समारोह में हम लोग एकत्रित हुए। मंथन में से नवनीत निकलता है, जब मथा जाता है दही को मथेंगे तो नवनीत निकलेगा, छाछ भी निकलेगा। जब क्षीरसागर को मथा था तब देवों दानवों ने मिलकर के मेरुदंड की रवि बना, मेरु पर्वत की रवि बनाकर वासुकी के रज्जु से तो 14 रत्न निकले थे, किंतु उससे पहले हलाहल भी निकला था। तो जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बाहर से देखा है, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को केवल पढ़ा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में केवल समाचार सुने और पढ़े हैं, उनके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समझना हलाहल जितना ही कठिन है। क्योंकि गत 100 वर्षों में और खास करके जिस 50 वर्ष के कालखंड की आपने बात की, उस 50 वर्ष में संघ की छवि के साथ में बहुत अधिक अन्याय हुआ है और बाहर से संघ को देखने वालों ने संघ को बिना समझे संघ जो कहता नहीं है वह संघ पर आरोपित कर दिया। उस कारण से एक द्वेष भाव से संघ की तरफ देखने का क्रम समाज में है और इसलिए इस भारत मंथन में यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामाजिक, सांस्कृतिक, वैश्विक परिप्रेक्ष्य के, राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य के विभिन्न प्रकार के विचारों पर यदि मंथन हुआ होगा तो जिन्होंने इस सारे अभियान को, जिन्होंने इस सारे सरिता के प्रवाह को अंदर डुबकी लगा करके अनुभव नहीं किया है, उनके लिए तो इसको समझना बड़ा कठिन होगा। कुंभ में कितने लोग पहुंचे उसके आंकड़ों पर विवाद करने वाले स्नान करने जाने से पूर्व यही सोचते होंगे इतने करोड़ लोग डुबकी लगा लिए तो पानी में क्या शुद्धता रही होगी। हमारे साथ पर्यावरण विषय पर काम करने वाले कुछ कार्यकर्ता गंगा के एक्शन प्लान के इसमें भी जुड़े हैं, तो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक अलग अलग स्थानों पर उन्होंने गंगा के प्रदूषण को नापने के और यंत्र बना रखे और उसके स्थान बना रखे, तो वो पीएच लेवल बताते, हर की पौड़ी पे आज इतना पीएच लेवल है ऐसा बताते। तो पीएच लेवल देख करके स्नान करने वाले संभवतः गंगा जी में उतरे ही नहीं, और जो बाहर से गंगा जी को देख करके ऐसे यंत्रों से उसका मूल्यांकन करेंगे उनको गंगा जी नहीं समझ में आएगी। लेकिन चाहे गंगोत्री का बिल्कुल एकदम शीत हड़ कपा देने वाला ठंडा जल क्यों न हो,
क्या यमुना जी के मिलने के स्थान पर त्रिवेणी संगम पर दो प्रकार के जलों को मिलता हुआ देखने वाला वो संगम का स्थान क्यों न हो? जिसने श्रद्धा से हर हर गंगे कह कर के गंगा जी में डुबकी लगाई है वो गंगा का अनुभव कर सकता है कि अंदर जाकर के बाहर निकलने पर क्या पवित्र का अनुभव होता है। वैसे ही संग सरिता में डुबकी लगानी है तो एक बार शाखा में चले जाओ। एक बार शाखा में जाओगे तो गंगा जी में डुबकी लगाने वाला आनंद मिलेगा और तब संग क्या है समझ में आएगा। मैं जब विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का सेक्रेटरी था तो जेएनयू से एक छात्र संघ पर पीएचडी कर रहा था। तो संघ पर पीएचडी करने वाला छात्र वहां पर मेरे पास आया, कुछ प्रश्नावली उसने बनाई थी। अब पीएचडी करते समय तो प्रश्नावली सर्वे करना पड़ता है। संघ समझने के लिए प्रश्नावली बनाई थी और बहुत सारे लोगों को प्रयास किया होगा, तब इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र था नहीं। तो उसको लोगों ने कहा, वो कहे इतने प्रचारकों से मिला कोई हाथ ही नहीं धरता है, कहता है संघ तो समझ में ही नहीं आएगा। अब मेरी पीएचडी हो कैसी, मेरी प्रश्नावली ठीक है। किसी ने उसको बताया ये मुकुल जी के पास चले जाओ, ये बता देंगे। विवेकानंद केंद्र वैसा भी संघ के सरिता के किनारे पर ही है, तो ले ये विवेकानंद वाले बता देंगे। वो मेरे पास आया और बहुत बार आया, उसकी प्रश्नावली ठीक भी की, उसकी प्रश्नावली में सहयोग किया, उसको ऐसे लोग भी दिए जो प्रश्नों के उत्तर देंगे। उसकी पीएचडी करने में उसको बड़ा सहयोग मिला और बड़ा आनंद से पीएचडी की। आप में से कुछ लोग उसके गाइड को जानते होंगे, जेएनयू के कानून वो सर है, वही संघ को दूर से देखने वाला है, तो हलाल वाली दृष्टि से सारी पीएचडी चल रही थी। अब मेरे साथ जुड़ गया तो उसको दूसरा पक्ष भी पता चला और बाद में अंत में जब पूरा हो गया, पूरा होने को आया, तो अंतिम चैप्टर कंक्लूजन का लिखना है और सबमिट करनी है पीएचडी। उससे पहले जब आया पहले सप्ताह, तो मैंने उसको अभी जो आपको बात बताई वो बात बताई। मैंने कहा सब तूने कर तो लिया, लेकिन बेटा तुझे संघ समझ में नहीं आएगा तो इस पीएचडी का थोड़ा फील्ड वर्क कर ले। मैंने कहा हर पीएचडी में फील्ड वर्क एक्सपीरियंस के लिए करना पड़ता है। 7 दिन शाखा में चला जा। जेएनयू में शाखा लगती थी, अभी भी लगती है, तब भी लगती थी। मैंने उसको जेएनयू में लगने वाले शाखा में दीप नारायण जी उस समय मुख्य शिक्षक थे, उनका नंबर दिया। मैंने कहा जाकर के शाखा में चला जा, और उसको साथ में डिस्क्लेमर दिया। एक होता है ना वो पिक्चर से पहले लगाते हैं हमारा कोई हाथ नहीं वगैरह वगैरह वगैरह, वैसा मैंने उसको डिस्क्लेमर दिया। मैंने कहा तू जिस विचारधारा का है, तू शाखा में जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी उनको, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लिए तो परम पूज्य ने डॉक्टर हेडगेवार जी ने 2 ही प्रकार के लोग बताए। दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग हैं, जो स्वयंसेवक है और जो बनने वाले हैं। तीसरा कोई प्रकार ही नहीं हमारे पास, इसलिए हमको किसी का परहेज नहीं है। अभी बीच में चला ना लखनऊ में, परम पूज्य ने सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी एक शाखा में गए, तो वहाँ किसी ने प्रश्न पूछा होगा बातचीत में, तो उनको पूछा होगा। मेरे सामने मुझे याद है जब मैं 8वीं कक्षा में 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, तब नागपुर में एक मुख्य शिक्षक कार्यवाहक की बैठक चल रही थी। उसके अंदर उस समय के सरसंघ चालक परम पूज्य ने सरसंघ चालक और बाबा साहेब देवरस जी को पूछा, मधुकर दत्तात्रेय देवरस जी को, और उनको ये प्रश्न पूछा कि शाखा में मुसलमान आ सकते हैं क्या? ये प्रश्न पूछा। हिंदुओं का संगठन संघ करता है, हिंदू राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र है, सनातन राष्ट्र है, ये जिसका वैचारिक अधिष्ठान है। प्रश्न पूछा गया क्या मुसलमान शाखा में आ सकते हैं? डॉक्टर साहब ने कहा जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है और इस मातृभूमि के लिए पततु एष कायो, अपना शरीर समर्पित करने की और साधना करने की तैयारी रखता है, वो संघ में आ सकता है। वो किस ईश्वर की उपासना करता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अभी लखनऊ में वही बात, कानपुर में शायद वही बात मोहन भागवत जी को भी पूछी और मोहन भागवत जी ने कहा आ सकते हैं, हमारे लिए कोई परहेज नहीं। बहुत लोग आते हैं। विद्या भारती में तो अनेक छात्र है, विद्यार्थी परिषद में पूर्णकालिक भी रहे, मैं जानता हूँ। मैं विवेकानंद केंद्र का काम करता था, हमारा उज्जैन में जिसने काम खड़ा किया वो इमरान खान था उसका नाम, और हनुमान जी के भजन इतने सुंदर गाता था, और विवेकानंद पे इमरान जैसा भाषण देने वाला कोई नहीं, इसलिए परहेज नहीं है हमको। इसलिए संघ की शाखा में आ जाने के लिए उसको कहा फील्ड वर्क कर ले। परहेज के डिस्क्लेमर केवल इतना ही है, जो लोग अभी तक तुझे अपना मानते हैं वो अपना मानना भूल जाएंगे। और हमारा तो नियम ही है, जिसने एक बार ध्वज प्रणाम कर लिया वो सदा के लिए स्वयंसेवक हो गया।
हमारे यहाँ फॉर्मर स्वयंसेवक नहीं होता है, हमारे यहाँ पूर्व स्वयंसेवक नहीं होता है। जिसने एक बार ध्वजा प्रणाम कर लिया वो हमेशा हमारा हो जाता है। इसलिए मैंने उसको कहा डिस्क्लेमर केवल इतना ही है, 7 दिन का फील्ड वर्क करते करते कहीं हमारा ही मत बन जाना, संघ का ही बन जाओगे, इतना डर है। फिर भी चला जाओ। वो चला गया, 7 दिन का फील्ड वर्क किया, उसका पीएचडी का थीसिस भी अच्छा बन गया, कानून को सर ने साइन करने से मना किया, फिर उनको समझाया गया, फिर साइन हुई, पीएचडी भी हो गया, बाद में संघ का विस्तारक भी निकल गया। संघ सरिता में डुबकी लगानी पड़ती है, तब संघ समझ में आता है कि ये है क्या। इतना सरल तंत्र, इतनी सरल मेथोडोलॉजी, इतनी सरल मोडस ऑपरेंडी, आश्चर्य हो जाए ऐसा कैसे। क्या करना, कुछ नहीं करना, पहुंच जाओ। पहुंच के क्या करना, वो भगवा ध्वज लगाए, उसके सामने खेल खेलने, कबड्डी खेलनी है, अन्य प्रकार के खेल खेलने हैं, थोड़ी सी समता करनी है, ड्रिल करनी है, साथ में चलना, साथ में मुड़ना, साथ में अर्धवृत्त दक्षिणावृत्त करना, दाएं मुड़ बाएं मुड़। अरे ये तो एनसीसी में भी करते हैं, हाँ तो वैसे करते, यहाँ भी कर लो। और फिर क्या करना है, फिर सुभाषित गाना है, फिर थोड़े से जैसे आपने सुना है वैसे गीत गाने, उसके बाद प्रार्थना करनी, फिर क्या करना, फिर घर जाना। अच्छा 1 घंटे का ही काम है। मैंने कहा शुरू में तो 1 ही घंटे का होता है। जिन लोगों ने डुबकी मारी है वो जानते हैं मेरे इस बात का रहस्य। 1 घंटे की शाखा कब 24 घंटे व्याप लेती है पता ही नहीं चलता। जैसे आपका सौभाग्य है कि पिताजी से ही आपको ये मिला, मेरा भी सौभाग्य है। मुझे स्मरण है कि वो दिन जो 75 के दिन आपने बताया, उन दिनों में पिताजी के पास मंडल कार्यवाह का दायित्व था। तो मुझे स्मरण है वो दिन कि उन दिनों में हम दोनों भाई पिताजी के दर्शन सिर्फ रविवार को ही करते थे, क्योंकि अन्य दिनों हमारे उठने से पहले वो शाखा में जाते थे, शाम को वो जब अपनी फैक्ट्री से वापस आते थे हम शाखा में होते थे। हमारे वापस आने तक वो बैठकों में और संपर्क में गए होते, सोने से पहले कभी वापस नहीं आए। ऐसे अगणित साधकों ने अपने चंदन जैसे स्वयं को गलाया है, इसलिए योगेश सिंह जी जैसा कठोर अध्यापक 100 में से 100 अंक देता है। अनगिनत अनाम साधकों ने अपने आप को गलाया। प्रोफेसर निरंजन सिंह जी का मेरा भी सौभाग्य रहा, उनसे भारतीय शिक्षण, आपके पिताजी भारतीय शिक्षण मंडल के नाते उनके साथ कार्य करने का, तो वो भी ऐसे ही कार्यकर्ताओं में से जिन्होंने खुद को गलाया। 100 वर्ष हो गए, पता भी नहीं चला। संघ सरिता ऐसे बह रही। डॉक्टर केशव बलिराम पंत हेडगेवार एक अद्भुत व्यक्तिमत्व थे, सहज साधारण व्यक्तिमत्व। जिसके साथ रहते थे उसको लगता था मेरे जैसा ही है, सिर्फ 1 कदम आगे, मैं थोड़ा जोर से चलूंगा तो इनको साथ चला जाऊंगा। 1 कदम आगे डालता था तो पता चलता था डॉक्टर साहब 1 और कदम आगे है। ऐसे करके न जाने कितने सामान्य जनों में से असामान्य कार्यकर्ताओं का निर्माण डॉक्टर केशव बलिराम पंत हेडगेवार ने अपने जीवन काल में किया। संघ की स्थापना से पहले भी और संघ की स्थापना के बाद भी कांग्रेस में रहे और नेशनल कांग्रेस के बहुत बड़े कार्यकर्ता थे। अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, ये सारे क्रांतिकारियों से भी संपर्क थे। यहाँ भी अभी 2 डॉक्टर बैठे, डायरेक्टर बैठे, बताया वो भी MBBS डॉक्टर थे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से करने के बाद में, और अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित था। और इतिहास के यहाँ प्राध्यापक भी बैठे होंगे, छात्र भी बैठे होंगे। 1920-1919 का कालखंड ऐसा था जब पूर्ण स्वराज की मांग प्रारंभ हो गई थी। प्रथम महायुद्ध समाप्त हो गया था। ब्रिटिश अपने सबसे कमजोर स्थिति में थे राजनीतिक और वैश्विक परिदृश्य की दृष्टि में, और भारत में अपना स्वतंत्रता का आंदोलन अपने चरम पर था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी और सारा वह भी पक्ष और इधर का भी पक्ष। इसलिए 1920-1922 का यदि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन का ठीक से ऐतिहासिक विश्लेषण करें तो उस समय हम समझ सकते हैं कि उस समय ऐसा लग रहा था कि स्वतंत्रता सन्निकट है, अभी मिल जाएगी। और उस पर भी अध्ययन करना चाहिए, कुछ PhD कर लो और पता करो कि 1935 में संपूर्ण स्वराज्य और संपूर्ण स्वातंत्र के स्थान पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कैसे बन गया, किस नेतृत्व ने समझौता किया, क्या कॉम्प्रोमाइज हुए, और जिसके कारण स्वतंत्रता 1935 से पहले नहीं मिली। 1925 में तो भारत स्वतंत्र हो गया होगा, आज संघ की नहीं स्वातंत्र की शताब्दी मना रहे होते। और ऐसे समय में ये
ऐसा अद्भुत राजनीतिक नेता जिसको स्वातंत्र सामने दिख रहा है, अपना स्वातंत्र आएगा, अपनी सरकार बनेगी, जिस समय बाकी लोग मंत्री बनने की तैयारी कर रहे होंगे, तब ये डॉक्टर केशव बलराम पंत हेडगेवार अपने घर के झूले पर बैठ करके और आसपास के बुजुर्गों के साथ चर्चा कर रहे, देश स्वतंत्र भी हो गया तो स्वतंत्र रह पाएगा क्या? क्योंकि सबसे पहले परतंत्र क्यों हुआ था? क्योंकि संगठित नहीं था, इसलिए परतंत्र हुआ था। हम इसलिए नहीं हारे क्योंकि हमारा शत्रु हमसे अधिक उन्नत था। किसी भी उन्नत शत्रु से हम नहीं हारे। हमारा शत्रु हमेशा सांस्कृतिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, तंत्र ज्ञान के रूप से हमसे निकृष्ट ही रहा है। फिर भी हम बलशाली थे, फिर भी हारे। क्यों? स्वतंत्र वीर सावरकर उसको कहते हैं सद्गुण विकृति के कारण हारे। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी को 7 बार 17 बार पता नहीं कितनी बार क्षमा कर देता है, क्योंकि मोहम्मद घोरी की वह क्रूरता को देख नहीं पाता जो आज पहलगाम के उन आतंकियों के अंदर भी दिखाई देती है इतने वर्षों बाद। और फिर भी यह समाज, भारतीय समाज, उस क्रूरता के पीछे के तत्व को नहीं देख पाता। और इसलिए आज भी हमारे में से ही लोग ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। मजहब पूछ करके गोली मारने के बाद भी ये होता है क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की सद्गुण विकृति आज भी समाज में बची है। इसलिए 100 में से 100 अंकों के साथ हमारा तो सहमति नहीं हो सकती, क्योंकि गुरुजी ने दिया था हमको, स्केल दी, मापदंड दिया। जैसे आप सिलेबस बनाते हो और उस सिलेबस में प्रश्न कैसे जाएंगे, कितना वेटेज होगा, किस पार्ट को, किस यूनिट को बनाते हैं। परम पूज्य ने, श्री गुरुजी ने संघ को दिया, लक्ष्य दिया। क्या लक्ष्य दिया? संघ को लक्ष्य दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में 1% जनसंख्या स्वयंसेवक बन जाए, शाखा में आना शुरू हो जाए, और शहरी क्षेत्र में 3% आने लग जाए। शहरी लोगों को प्रभाव करने में ज्यादा लोग लगते हैं, 100 में 3 लगते हैं। गाँव में आज भी भारत बसता है, भारत के राष्ट्रीयता का स्वत्व आज भी भारत गाँव में है, इसलिए वहाँ 1% स्वयंसेवक हो जाएंगे तो काम चलेगा। जब हम मुड़ करके देखते तो लगता नहीं है। आज 1 लाख स्थानों पर संघ की शाखा लगती है, 7 लाख गांव है, उनमें से 1 लाख स्थानों पर संघ की शाखा लगती है। अभी हिंदू समाज जगना बाकी है। जगाया तुमको कितनी बार, एक गीत ये भी गाते हैं संघ में हम। इसलिए डॉक्टर केशव बलराम पंत हेडगेवार ने क्या सोचा होगा जिस समय विजय निश्चित सामने दिखाई दे रही है, जिसके लिए जीवन लगा दिया, वह स्वतंत्र का संग्राम अपनी पूर्णता को प्राप्त करने जा रहा है, ये सामने दिख रहा है। और उस समय डॉक्टर केशव बलराम पंत हेडगेवार वो सारी राजनीति से पीछे हट करके और अपने आसपास के 25-30 बालकों को लेकर के, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, और शाखा पर, संघ स्थान पर जा करते और कबड्डी खेलते हैं। लोग सोचते पागल हो गया ये डॉक्टर, छोटे छोटे बच्चों को कबड्डी खिला करके क्या कर लेगा? राष्ट्र का निर्माण होगा इसमें से। साथ आएंगे, साथ खेलेंगे, साथ गाएंगे, साथ सोचेंगे, साथ कार्य करेंगे। यह संगठित समाज ही राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इसलिए संगठन का मंत्र, शाखाएं प्रारंभ हो गई, मोहिते शाखा हुई, उसके बाद में वो संती शाखा, उसके बाद महाल शाखा, उसके बाद वो चिटनिस की शाखा, एक करके नागपुर, फिर नागपुर से बाहर पुणे, फिर पूरे भारत में शाखाएं चलने लगी। जब 50 शाखाएं हो गई, डॉक्टर मुंजे ने पूछा डॉक्टर केशव बलराम पंत हेडगेवार को, 50 शाखाएं हो गई, अब क्या करेंगे? कहे 500 करेंगे। 500 हो जाएगी तो क्या करेंगे? 5000 करेंगे। 5000 हो गई तो क्या करेंगे? 50,000 करेंगे। तो बोले शाखाएं इतनी हो गई, अब कुछ करो। उन्होंने कहा शाखाएं इतनी हो गई, अब कुछ करो नहीं, शाखा लगाना ही करना है। संगठन के लिए संगठन, और कुछ करने के लिए संगठन नहीं। ना राजनीति के लिए संगठन, ना कोई लक्ष्य लेकर के संगठन। हिंदू समाज को संगठित करने के लिए ही संगठन, यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एकमात्र काम है। इसलिए संघ के परम पूज्य ने सरसंघ चालक जी से कई बार, सभी से सुना होगा, संघ कुछ नहीं करता, संघ केवल संगठन करता है।
संघ का एक ही काम है, शाखा लगाना, संगठित करना, लोगों को एकत्रित करना, सहज सुंदर कार्य पद्धति से संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना और केवल व्यक्तिगत चारित्र ही नहीं, राष्ट्रीय चरित्र का भी निर्माण करना। व्यक्ति बन जाने से राष्ट्र सुगठित बन जाता है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी। वो किसी किसी के नाम से बताते, कभी विनोबा जी के, कभी गांधी जी के नाम से बताते कि एक बच्चा गया और उसको उन्होंने एक चित्र के टुकड़े दे दिए, ये भारत का नक्शा है, ये टुकड़े जोड़ करके भारत का नक्शा बना दो। बच्चा आधे घंटे तक लड़ता रहा, नहीं बना। बच्चे को कहा कि अरे अभी देखो, इसकी दूसरी तरफ मनुष्य का शरीर है, वो तो अंग तुमको पता है, वो जोड़ दो, पैर के पास पैर, हाथ के पास है। बच्चे ने अंग जोड़ दिए, व्यक्ति बन गया, तो पीछे भारत बन गया। बड़ा अच्छा लगता है। इतना सहज नहीं है। केवल व्यक्ति का निर्माण हो जाने से, आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण हो जाने से राष्ट्र निर्माण नहीं होता है। महाभारत में सबसे आदर्श व्यक्तित्व तो पितामह भीष्म का है। विद्या भारती में जिस पंचकोश की बात करते हैं, तो अन्न में, प्राण में, विज्ञान में, मनो में, किसी भी कोश में देख लो तो पितामह भीष्म से उन्नत चरित्र किसका दिखेगा? ऐसा बलशाली, ऐसा वीर, एक दिन में 10,000 पांडवों के योद्धाओं को मारने वाला, मन का संकल्प इतना प्रचंड कि आज भी भीष्म प्रतिज्ञा कहा जाता है, जिसके मन का संकल्प पक्का हो, दृढ़ प्रतिज्ञा लेने वाला मन, बुद्धि इतनी तीक्ष्ण कि हर बात का विश्लेषण कर सकता है। कौनते ये बहुत बड़ा चुनौती बनेगा, उसको दूर रखने के लिए उसको अर्धरति कह के अपमान किया। कितनी अद्भुत बुद्धिमत्ता, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, सभी स्तरों पर ऐसा उन्नत व्यक्तिमत्व किसका होगा? लेकिन खड़ा अधर्म की तरफ है, क्योंकि व्यक्तिगत चरित्र है, राष्ट्रीय चरित्र नहीं है। इसलिए भगवत गीता के अनेक चित्र बनाए, वो फ्रेंच एक चित्रकार ने इस्कॉन से जुड़े हुए। मुझे जो सबसे प्रिय चित्र लगता है वो चित्र है पितामह भीष्म शुभ्र वस्त्र धारण करके अपने रथ में धनुष छोड़ करके खड़े, आओ माधव मारो, तुम्हारे हाथ से मृत्यु से बड़ा वरदान क्या। और हाथ में रथ का पहिया लिए कृष्ण और उनके ऊपर आक्रमण कर रहे, अपने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा को तोड़कर, और उनके पैर पकड़ करके अर्जुन प्रार्थना कर रहा है, माधव तुम न प्रतिज्ञा तोड़ो, मैं हूं ना। तीनों अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे। राष्ट्रीय चरित्र का मूर्तिमंत उदाहरण भगवान कृष्ण है। राष्ट्र के धर्म के हित के लिए व्यक्तिगत प्रतिज्ञा तोड़ने की तैयारी, और व्यक्तिगत प्रतिज्ञा हस्तिनापुर के सिंहासन से निष्ठा को निभाने के लिए अधर्म का साथ देने वाले पितामह भीष्म। इसलिए केवल व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण नहीं होता है। राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण व्यक्तित्व के त्याग का प्रशिक्षण है। त्याग करने की तैयारी, केवल गुणों का अर्जन नहीं, उन गुणों का समर्पण राष्ट्रीय चरित्र है। इसलिए वहां इंग्लैंड में बैठ करके समुद्र किनारे पर अपने पुत्र के मृत्यु का और समाचार मिलने के बाद विवल हुए सावरकर उस सागर से कह रहे कि सागरा प्राण तळमळला, मेरे प्राण कंठ में आ गए, सागर मुझे ले जा, तूने वचन दिया था। अद्भुत कविता है। और उस कविता में एक शब्द है जिसमें वो कहते हैं, पूरे विश्व का भ्रमण करते हुए गुण सुमने वेचियली, इतने सारे गुण समन मैंने इकट्ठा किए टोकरी में, अन्य गुण लिए। और अगला वाक्य कहते हैं, यदि तेरे लिए मातृभूमि यदि तेरे लिए समर्पित न कर सका तो व्यर्थ भार है, उसका भार का कोई अर्थ नहीं। यदि मेरा कवित्व राष्ट्र को समर्पित नहीं है, यदि मेरा वक्तृत्व राष्ट्र को समर्पित नहीं, यदि मेरा विज्ञान का ज्ञान राष्ट्र को समर्पित नहीं, तो व्यक्तिगत चरित्र हो सकता है, राष्ट्रीय चरित्र नहीं है। संघ में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण किया जाता है, समर्पण का निर्माण करता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसलिए हजारों वीर निकल पड़ते और कह देते मेरा जीवन समर्पित है। यहाँ बैठे बालाजी, किशोर कांत जी सारा जीवन लगा दिया। जिन गीतों को आपने गीत गंगा पे खोजा होगा उसमें से बहुत सारे बालाजी के लिखे हुए, कवि का नाम ही नहीं लिखा होता संघ में। किसने लिखा है पता नहीं। अटल जी यदि देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो कौन सी कविता अटल जी के पता ही नहीं चलता। कौन कवि लिखने वाला है पता थोड़ी होता है संघ गीतों में। यहाँ बैठे हमारे सामने जगदीश जी बैठे, बालाजी बैठे, किशोर कांत जी बैठे,
समर्पित, अपना कवित्व समर्पित राष्ट्र के लिए, अपना सब कुछ राष्ट्र के लिए समर्पित। यादवराव जोशी अद्भुत गायक थे। भीमसेन जोशी कहते थे हम सब अच्छे गायक बन जाओगे, देश के लिए समर्पित कर दिया, प्रचारक बन गए, अपना जीवन न्योछावर कर दिया। और कितनों ने, अरे आज तो संघ दिखाई देता है इतना बड़ा, आज तो एक प्रचारक प्रधानमंत्री बनाए तो समझाना नहीं पड़ता प्रचारक क्या है। नहीं तो बताते थे प्रचारक है तो पूछते थे कौन सा प्रचार करते हो, किस बात का प्रचार करने वाले प्रचारक है। कईयों ने मेरे से प्रश्न पूछा, आपसे भी पूछा होगा। मैंने कहा जिसको संघ का प्रचार नहीं करना पड़ता, जिसका जीवन ही प्रचार बन जाता है वो प्रचारक होता है। जिसका जीवन ही अपने आप में संघ है वो प्रचारक है। कैसे बने होंगे, क्या क्या समर्पित किया होगा, कितने कष्ट, रहने को जगह नहीं, जाकर के मंदिर में रह रहे, एक एक के अनुभव पूछिए कभी बैठ करके। अभी इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र वो काम कर रहा है, सबकी डायरिया एकत्रित कर रहा है, सबके अनुभव एकत्रित कर रहा है, डॉक्यूमेंट कर रहा है। ये तपस्वी जिन्होंने इस राष्ट्र का निर्माण किया, ऐसे अनाम तपस्वी जिनका नाम भी पता नहीं चलेगा किसी को, क्योंकि नाम के लिए किया ही नहीं है। उनके तप के कारण हम खा रहे, जो हमारा इतना यश और नाम हो रहा है। और रोज लगता है कि कुछ बिना किए इतना नाम हो जाता है, जिन्होंने पुण्य प्रताप किया है उनका तो नाम भी नहीं। ये समर्पण राष्ट्रीय चरित्र है। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। कुल के लिए अपना समर्पण, गांव के लिए कुल का समर्पण, ग्रामम जनपदार्थे राष्ट्र के लिए गांव का हित त्याग देना। आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। मोक्ष के लिए तो पृथ्वी का भी त्याग करना पड़ता है। त्याग की सतत बढ़ती हुई सीमा, कौन कितना त्याग करेगा इसका आपस में और इसकी प्रतिस्पर्धा। हम जब छोटेपन में छोटे भाई के साथ में इतिहास पढ़ते थे तो एक दूसरे से प्रश्न पूछते थे, अरे अपन होते तो क्या करते। जब मृणालिनी देसाई का लिखा हुआ क्रांतिकारियों का अद्भुत प्रसंग पढ़े और जब उसमें उन्होंने लिखा कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद आपस में स्पर्धा करते थे कि मेरा बलिदान पहले होगा, और बलिदान के लिए उन्होंने कोड वर्ड बना रखा था विवाह। वो कहते थे मेरी शादी पहले होगी, और चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह को कहते हैं अरे तू छोटा है मैं बड़ा हूँ, बड़े भाई की शादी के बिना छोटे को ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता, पहले मेरी होगी। और सरदार जी कहते हैं उसको, अरे पंडित तेरी कहाँ से शादी होगी, कौन तुझे लड़की देगा, शादी तो मेरी पहले होगी। क्या अद्भुत कंपटीशन है। शिवराम हरि राजगुरु महाराष्ट्र से पहुंचे थे लुधियाना, एक दिन बारात देखी और ये दोनों आपस में गुद गए। बेचारा शहीद होने जा रहा है, बारात में बैठे हुए दूल्हे को देख करके कह रहे बेचारा शहीद होने जा रहा है, और फिर आपस में गुद गए मेरी शादी पहले होगी। और ऐसे हो गए कि गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया, कुश्ती लड़ने लगे। और वो राजगुरु जोर से चिल्लाया, वहाँ माँ का जनाजा निकला और तुमको बारात की पड़ी है, शादी करनी थी तो क्रांति के पथ पे क्यों आए। दोनों उठ करके खड़े हुए, जोर से ठहाके लगाने पड़े, कहे बताइए शिवराम को कि शादी का अर्थ क्या होता है। इस प्रतिस्पर्धा को जब सुना तो हम अपने भाई एक दूसरे से पूछते थे, यदि हम तब होते तो क्या करते। जब सुभाष चंद्र बोस रंगून में आह्वान कर रहे थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, भारतीय सेना के, ब्रिटिश सेना में से उन प्रिजनर्स ऑफ वॉर के सामने, युद्ध बंदियों के सामने कह रहे थे यदि धन एकत्रित हुआ तो पहले शस्त्र खरीदे जाएंगे। कह नहीं सकता कि पैरों में जूते दूंगा, कांटों पर चलकर नंगे पांव भूखे पेट चलो दिल्ली, कौन चल सकता है। यह जब सुभाष चंद्र बोस आह्वान कर रहे थे और सामने बैठे हुए सेना में से एक एक पंक्ति लग जाती थी। 13 साल का छोटा सा बच्चा कहता है मुझे ले लो सेना में। जब ये इतिहास पढ़ा हमने कालजयी सुभाष में, श्री कृष्ण सरल की लिखी हुई कालजयी सुभाष में ये घटनाक्रम पढ़ा, तब मेरे छोटे भाई को मैं पूछता था कि यदि वहां होते तो क्या करते, सुभाष बाबू के सामने होते तो क्या तुम्हारा उत्तर होता। और फिर अपने आप से प्रश्न पूछते, आज सुभाष बाबू होते तो क्या करते। और तब उत्तर मिलता है कि देश के लिए मरना संभवतः सरल था, कठिन है पल पल देश के लिए जीना, तिल तिल देश के लिए गलना। और वो अवसर एक स्वयंसेवक को मिलता है, सहजता से मिलता है।
वह राष्ट्र साधना करने का अवसर है, भारत के स्वत्व का निर्माण। अगणित वीरों ने वो अवसर प्राप्त किया। क्या करते? शाखा लगाते। चंडीगढ़ गया था, वहां पर एक ही पार्क में हम लोग जिनके घर में रुके थे, सत्येंद्र जी एक शाखा में ले गए। जाते हुए शाखा में देखा तो दूसरे कोने में भी ध्वज लगा और 4 लोग शाखा में खड़े। मैंने कहा सत्येंद्र जी को 2-2 शाखाएं एक ही पार्क में? नहीं, बोले वो चावला जी की शाखा है। मैंने कहा चावला जी की शाखा क्या है? बोले हमारा तो एकत्रीकरण होता है नगर का, तो हम वहां चले जाते, यहाँ चले जाते। चावला जी ने पिछले 24 वर्षों में यहीं पर शाखा लगाई है। वो कहे एकत्रीकरण कुछ नहीं, रोज शाखा में प्रार्थना नहीं करूंगा तो भोजन नहीं करूंगा। तो चावला जी को मुख्य शिक्षक हटा दिया, वो नहीं मानते, वो कहते शाखा मेरी लगेगी, तुमको जो करना है कर लो। ऐसे पागलों ने संघ को खड़ा किया, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, जो लग गए, कर गए। ये संगठन का मंत्र, संघ का मंत्र है। विद्या भारती के विद्यालय संघ नहीं है, वो स्वयंसेवकों का काम। संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ेंगे, ये संघ का मंत्र है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे थे, उनको लगा विद्यालय खड़ा करना चाहिए, विद्यालय खड़ा कर दिया। विद्यार्थियों को लगा शाखा में संगठन करते, ऐसा संगठन विद्यार्थियों का होना चाहिए। यशवंतराव केळकर ने विद्यार्थी परिषद की स्थापना कर दी। आज विश्व का सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन विद्यार्थी परिषद। तत्वपन ठेंगड़ी जी को कहा कि ये इंटू, काइटू, कम्युनिस्ट, ये सब लोग मजदूरों के बीच में काम करते हैं और मजदूरों का सत्याग्रह होता है, मजदूर एक हड़ताल करते हैं और राष्ट्र का हित समाप्त हो जाता है। क्या राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ऐसा श्रमिक संगठन नहीं हो सकता? तो राष्ट्र के लिए समर्पित मजदूर, मजदूरों का हित है, लेकिन उससे बड़ा राष्ट्र हित है। तो राष्ट्र हित के लिए काम करने वाले श्रमिकों का संगठन भारतीय मजदूर संघ, विश्व का सबसे बड़ा। G20 के समय बात चली, L20 लगाने की लेबर ऑर्गेनाइजेशन किसको मिलेगा? विश्व का सबसे बड़ा लेबर ऑर्गेनाइजेशन कोई होगा तो वो भारतीय मजदूर संघ है। वही संगठन का मंत्र जो सीखा शाखा में, वही संगठन का मंत्र कार्य क्षेत्र में लगा दिया। उसी में से भारतीय शिक्षण मंडल खड़ा हो गया, उसी में से अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ खड़ा हो गया, उसी में से ये सारे संगठन खड़े हो गए। संगठन ही मूल मंत्र है, इससे सारा काम संगठन का चला। और फिर जब संगठन की शक्ति बन गई तो उस शक्ति से अपेक्षाएं होने लगी। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि किसी भी कार्य को 3 श्रेणियों से जाना पड़ता है। पहले तो उपेक्षा होती है, लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, क्या होगा, ये डंडा चला करके क्या देश की रक्षा कर लोगे, AK-47 आ गई, अभी भी बोलते हैं लोग, दंड चला करके कौन सी राष्ट्र रक्षा कर लोगे, शस्त्र इतने आगे बढ़ गए, उपेक्षा, मजाक उड़ती है। फिर उसके बाद में परीक्षा होती है, केवल इमरजेंसी नहीं, हर दिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। संघ के स्वयंसेवक अपने घर में परीक्षा से गुजरना पड़ता है। एक बार जब मेरे पास भारतीय शिक्षण मंडल का दायित्व था तब महाल शाखा में मैं जाता था, वहाँ के नगर कार्यवाह को क्या सूझी पता नहीं, उन्होंने अपने जितने दायित्ववान स्वयंसेवक थे उनके परिवारजनों के साथ बैठक की। किसी की पत्नी, बहन, माँ, जो घर की माता है, जिनको पता नहीं चलता मेरा बेटा कार्यवाह क्या करते रहता है, तुम करते क्या हो शाखा में जाकर के। 45 मिनट उनके साथ चर्चा हुई, उनको क्या करते पता चला, उनको बड़ा मजा आया। अच्छा, इतना सारा काम होता है। परीक्षा स्वयंसेवक को रोज देनी पड़ती है, रात को देर से विवेक जी घर पे पहुंचते तो बताना पड़ता है क्या हुआ। और वो हमारी बैठक की बताने से उनको समझ में नहीं आता, इतनी काय की बैठकें कर लेते हैं। एक बार किसी कार्यकर्ता ने कहा भैया जी को कि शाखा में, अपने संघ में बहुत सारी बैठकें होती है। भैया जी ने कहा बहुत सही कहा, एक बार बैठ लेते हैं इस विषय पर। सामूहिक निर्णय का इतना अद्भुत लोकतंत्र संघ ने विकसित किया है, बाहर से देखने वाले को समझ में नहीं आता। बाहर से देखने वाले को लगता है संघ में एक आदेश चलता है, काम हो जाता है। नहीं भाई, साथ में बैठते हैं, निर्णय लेते हैं। इसलिए संघ वालों का काम ही बैठक करना है। मोरोपंत जी कहते थे प्रचारक के काम क्या है, कहते थे बहुत सरल है, बैठक, भोजन और विश्राम, प्रचारक के 3 काम। जो बाहर से देख रहे उनको नहीं समझ में आएगा, जिसने गंगा जी में डुबकी लगाई उसको इसका मंत्र समझ में आएगा, इसका अर्थ क्या होता है। अद्भुत संगठन का कार्य, उस संगठन का ही प्रसार विविध क्षेत्र में, हर क्षेत्र में संगठन। और फिर संगठन की शक्ति बढ़ने के बाद जब समाज की अपेक्षाएं शुरू हो गई, तीसरी सीढ़ी, उपेक्षा, परीक्षा, अपेक्षा।
फिर जब गांव में शाखा संगठित हो गई तो गांव ने कहा इस समाज के अंदर जो विषमता है वो दूर होनी चाहिए, तो सामाजिक समरसता का काम शुरू हो गया। लोगों को लगा गोरक्षा होनी चाहिए। यहाँ रामजस कॉलेज में अभी बताया मुझे लैब चलती है, गाय की उपयोगिता की बात नहीं, गाय की रक्षा, गोरक्षा की गतिविधि शुरू हो। धर्म की रक्षा करनी है, धर्म जागरण की गतिविधि शुरू हुई। समाज की समस्याओं का उत्तर देने के लिए गतिविधियों का कार्य शुरू हुआ। संगठन में संघ का अपना संगठन, विविध क्षेत्र का संगठन, अगली सीढ़ी में समाज के प्रश्नों का उत्तर देना। उसी में से सेवा के प्रकल्प निकले, उसी में से राष्ट्रीय सेवा भारती, जहां जो न्यून है वो पूर्ण करना, शिक्षा नहीं है वहां शिक्षा, आर्थिक आवश्यकता है वहां स्वावलंबन, जहां चिकित्सा की आवश्यकता है वहां चिकित्सा की सेवा। और कितने सेवा कार्य, आज विश्व में सर्वाधिक सेवा कार्य करने वाला कोई संगठन होगा तो वो संघ है। 1,63,000 से अधिक सेवा प्रकल्प चलते हैं संगठन। जब इकट्ठा करके देखा तो हमको भी आश्चर्य हुआ, इतना करते, क्योंकि सारा काम सहज है। एक पैर में दर्द हो तो दूसरा पैर उसका वजन उठा लेता है, उतनी सहजता से सेवा का कार्य। और अब तीसरे चरण में आ गए, जो सबसे कठिन चरण है, स्वाधीन भारत को स्वतंत्र बनाने का चरण, तंत्र का निर्माण, व्यवस्था परिवर्तन, और उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए विचार परिवर्तन और तंत्र का परिवर्तन। ये संघ की 100 वर्ष की यात्रा के पड़ाव है। ये भारत के सत्व का प्रगटीकरण है। क्या है भारत? लाहौर में दिए गए भाषण में, 1897 में लाहौर में भाषण दिया था, हो सकता है वापस लाहौर आ जाए तो अपन भी जाके भाषण दे दे वहां पर। स्वामी विवेकानंद ने दिया था लाहौर में भाषण, होना तो यही चाहिए ना। जिस लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय था, जिस लाहौर में अकालियों का मुख्यालय था, जिस लाहौर में और सनातन धर्म का पताका फहराई थी विवेकानंद ने, उस लाहौर में फिर से शाखा लगानी पड़ेगी, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। कभी पहलगाम का बदला निकलेगा। उस लाहौर के 1897 के भाषण में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि प्रत्येक राष्ट्र का एक संदेश होता है जो उसे देना होता है। Each nation has got a message to deliver। और दूसरी बात उन्होंने कही, प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है, एक भवितव्य होता है, एक डेस्टिनी होती है जिसे उसे प्राप्त करना होता है। Each nation has a destiny to achieve। और तीसरी बात उन्होंने कही, वो अंग्रेजी में बोल रहे थे, अंग्रेजी में बोलते हुए स्वामी विवेकानंद ने शब्द प्रयोग किए, Each nation has got a mission to accomplish। मिशन शब्द प्रयोग किया। और स्वामी विवेकानंद के साहित्य का सौभाग्य है कि सुमित्रानंदन पंत जैसे लोगों ने उसका अनुवाद किया। इस भाषण के अनुवाद में सुमित्रानंदन पंत ने इस तीसरी बात को, मैसेज को, संदेश, डेस्टिनी को नियति, ये तो सरल था, मिशन को क्या हिंदी में लिखेंगे। मैंने ढूंढने के लिए हिंदी का अनुवाद देखा जब अंग्रेजी में पढ़ा तब, और अद्भुत शब्द का प्रयोग किया है सुमित्रानंदन पंत ने। उन्होंने कहा प्रत्येक राष्ट्र का एक व्रत होता है जिसका उसे उद्यापन करना होता है। संदेश, नियति और व्रत, ये भारत का स्वत्व है जो विवेकानंद ने कहा था। उन्होंने कहा अमेरिका का स्वभाव व्यापार है। स्वामी जी कहते हैं मैं अमेरिका में 2 साल रहा, मैंने देखा 4 लोग इकट्ठा आते तो कंपनी बना लेते हैं। इसलिए अमेरिका का स्वभाव व्यापार है। किसी दिन अमेरिका शक्तिशाली बना तो सारे विश्व का बाजार बना देगा। 1897 में कहा था, 1995 में WTO बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्वामी जी ने 98 साल पहले घोषणा कर दी थी, अमेरिका शक्तिशाली बना तो विश्व को बाजार बना देगा, क्योंकि उसका स्वभाव व्यापार है। नहीं समझ में आता तो डोनाल्ड ट्रंप को सुन लो रोज, टेरिफ ऊपर टेरिफ नीचे, व्यापार के अलावा कुछ नहीं आता उसको। ये अमेरिका का स्वभाव है। इंग्लैंड का स्वभाव है राजनीति, वो व्यापार करने जाएगा तो भी अपना राज्य स्थापित करेगा। इसलिए जहां सूर्य भी नहीं अस्त होता ऐसा राज्य निर्माण किया। ब्रिटेन का स्वभाव है राजनीति। स्वामी जी ने कहा जर्मनी का स्वभाव है युद्ध, इसलिए जर्मनी जब जब शक्तिशाली होगा विश्व को युद्ध में झोंकेगा। प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, सब जर्मनी के शक्तिशाली होंगे। और स्वामी जी प्रथम विश्व युद्ध के 20 साल पहले बोल रहे हैं बात। स्वामी जी ने चौथी भविष्यवाणी की, अब तक तो साबित नहीं हुई।
स्वामी जी ने कहा फ्रांस यदि किस दिन शक्तिशाली हुआ तो सारे विश्व को कला और सौंदर्य में भिगो देगा, क्योंकि इस फ्रांस का स्वभाव सौंदर्य बोध है। जब राफेल चल रहा था तब मेरे को ध्यान में आया, चाहे आप F-16 देख लो, चाहे मिग देख लो, चाहे मिराज देख लो, चाहे सुखोई देख लो, चाहे जगुआर देख लो, ऐसा लगता है लोहे की मशीन को हवा में उड़ा रहे हैं। कहीं पर कोई सहजता नहीं, इतने बड़े बड़े नीचे से लगे। राफेल को देखो तो लगता है गरुड़ उड़ रहा है। मैंने कहा जो युद्ध के जहाज में सौंदर्य दिखा दे वो फ्रांस ही हो सकता है, क्योंकि उसका स्वत्व सौंदर्य बोध है। क्या है भारत का स्वत्व? स्वामी जी ने कहा भारत का आत्मा, भारत का प्राण, भारत का स्वत्व धर्म है। धर्म के नाम से भारत को जो बताया जाएगा वो भारत करेगा। इसलिए भारत की नियति विश्व में नंबर 1 बन के व्यापारी बनना नहीं, भारत की नियति विश्व का सम्राट बनना नहीं, भारत की नियति है विश्व गुरु बनना। कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये भारत की नियति है। उस सत्व को डॉक्टर केशव बलिराम पंत हेडगेवार ने समझा और उसके मर्म को भी समझा। ये कैसे होगा? स्वामी विवेकानंद ने ही कहा था, जब रामकृष्ण मठ की स्थापना की तो उस रामकृष्ण मठ और मिशन के और ट्रस्ट डीड में लिखा संगठन संगठन संगठन, यह एकमात्र राष्ट्र निर्माण का मूल मंत्र है। उस स्वामी विवेकानंद के संगठन मंत्र को जीवन में जगाने का काम डॉक्टर केशव बलिराम पंत हेडगेवार ने किया। अनेकों ने बलिदान किए, अनेकों ने जीवन लगा दिए, अक्षरशः अपना स्वेद और रक्त भी बहाया। अनेक लोगों ने अक्षरशः जीवन आहुत किया है संघ के कार्य के लिए, और उनके बलिदानों के कारण आज हम सामर्थ्य के साथ गर्व से एक रामजस कॉलेज के इतने बड़े भवन के अंदर 2-2 कुलपति बैठ करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष मना पाते। ये पुण्याई उन बलिदानी वीरों की है। और हम ऐसे सौभाग्यशाली है कि इतनी अनुकूल परिस्थिति में होकर के भी यदि शाखा में नहीं जाते तो 2014 के बाद स्वयंसेवक तो बहुत मिलने लगे। शिक्षण मंडल में ज्यादा मिलते थे, अब कम मिलते हैं। और स्वयंसेवक तो शाखा में जाता है। अपने घर के निकट की शाखा खोजो और संघ सरिता में डुबकी लगाओ। कुंभ तो 144 वर्ष बाद आता था, ये तो 24 घंटे बाद आता है। हर 24 घंटे बाद आपके घर के निकट एक त्रिवेणी लगती है, ज्यादा खोजना भी नहीं पड़ता। आते जाते भारत माता की जय जहाँ से सुनाई दे वही संघ स्थान है। उस संघ स्थान पर जाइए और नमस्ते सदा वत्सले में एक बार कहिए, राष्ट्र का मैं अंग बना हूँ, इस भारत माता की मैं कोशिका हूँ, जो भारत माता के लिए सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार है। ये डुबकी लगाओगे तब संघ सरिता में स्नान का आनंद मिलेगा। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ये ईश्वरीय कार्य इसलिए है कि वो मंथन में एक तरफ दानव थे, एक तरफ ईश्वर थे। हम उस साइड में खड़े हैं, ये हमको पता है, इसलिए ये ईश्वरीय कार्य है। पितामह भीष्म जैसा अहंकारी भ्रम जिसके मन में नहीं होता, वो सदा ईश्वर के तरफ ही सेना में खड़ा होता है। संघ कार्य ईश्वरीय कार्य है, क्योंकि धर्म रक्षा का कार्य है, क्योंकि संगठन का कार्य है, क्योंकि मातृभूमि का कार्य है। और रोज स्वयंसेवक कहता है, इस विजेत्री संहिता शक्ति से, इस संगठन की विजयशालिनी शक्ति से परम वैभव पर इस स्वराष्ट्र को ले जाने के लिए पततु एष कायो, मेरा ये शरीर समर्पित है। ये प्रार्थना प्रतिदिन करने वाले स्वयंसेवकों की इस मांड्य आयु में, इन स्वयंसेवकों की माला में आप भी गुथ जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो जो भारत मंथन नाम का मंथन था, उसका अमृत हम सब ने छका, और सौभाग्य है हमारा कि आपकी वाणी से हमें वो अमृत प्राप्त हुआ। कुछ श्रद्धा के शब्द आपके लिए कहना चाह रही हूँ। और जिस राष्ट्र को स्व का बोध कराते, अलख जगाते, मुकुल का निटकर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ अपनी प्रिय गीता भट्ट जी को, जिन्होंने भारत मंथन के शैशव काल से किशोरावस्था तक कदम कदम पे, दिन दिन पल पल हमारा साथ दिया है। धन्यवाद। स्वत्व जागरण के 100 वर्ष इस 2 दिवसीय संगोष्ठी की वैचारिक गंगोत्री की यात्रा पर 2 दिन हमने चिंतन मंथन
आयोजित किया। आयोजन समिति की ओर से सर्वप्रथम मैं आज इस समापन सत्र में मंचासीन उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों का धन्यवाद करना चाहूँगी। समापन सत्र की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय प्रोफेसर योगेश सिंह जी, जिनका ओजस्वी उद्बोधन अभी हमने सुना है। ऐसे हमारे इस सत्र के मुख्य वक्ता माननीय मुकुल कानितकर जी, सत्र के विशिष्ट अतिथि हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल जी, इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के प्रमुख श्री विनोद शर्मा विवेक जी। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के द्वारा हर वर्ष भारत मंथन यह राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करी जाती है। इस वर्ष इस संगोष्ठी में अन्य कई संस्थान विश्वविद्यालय भी जुड़े, जिनके संयुक्त तत्वावधान में यह 2 दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इन सभी संस्थानों और विश्वविद्यालयों का आयोजन समिति की ओर से धन्यवाद। उनके जुड़े हुए सभी प्राध्यापक, शोधार्थी, नॉन टीचिंग स्टाफ, जिन सभी ने इसमें सहयोग किया, ऐसे नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड दिल्ली विश्वविद्यालय, संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला एवं संस्कृत विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, इन सभी का हृदय से धन्यवाद। 4 मुख्य सत्र रहे 2 दिन की संगोष्ठी में, और इनमें कई विशिष्ट वक्ता उनकी उपस्थिति हमारे बीच रही, जिनका सानिध्य हमें मिला। ऐसे कुछ जो विशिष्ट व्यक्ति हमारे बीच रहे, दिल्ली प्रांत के माननीय प्रांत कार्यवाह जी श्री अनिल गुप्ता जी, डीन ऑफ कॉलेजेस दिल्ली विश्वविद्यालय प्रोफेसर बलराम पाणी जी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पांडे जी, उत्तर क्षेत्र सह कार्यवाह माननीय डॉक्टर किस्मत कुमार जी, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रोफेसर मनोज खन्ना जी, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी, रामजस कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अजय अरोड़ा जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा से प्रोफेसर देवेंद्र राजपूत जी। यह 2 दिवसीय संगोष्ठी जिस कॉलेज में आयोजित हुई, रामजस कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अजय अरोड़ा जी और उनकी पूरी टीम को हृदय धन्यवाद कि आपके सहयोग से इतनी कुशलता से 2 दिन का यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा सका। साथ ही कॉलेज के 2 विशेषतः प्राध्यापक डॉक्टर ललित कटारिया जी एवं डॉक्टर मनोज राणा जी का एवं नॉन टीचिंग स्टाफ का हार्दिक आभार। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र को मार्गदर्शन देने वाले और भारत मंथन जिनके सहयोग के बिना, जिनके मार्गदर्शन के बिना आयोजित करना एक बहुत ही कठिन कार्य होगा, ऐसे हमारे माननीय अजय भाई साहब, अजय कुमार जी, इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के प्रमुख श्री विनोद शर्मा जी, सह प्रमुख प्रोफेसर राकेश पांडे जी, भारत मंथन 2025 के प्रमुख प्रोफेसर सुनील कुमार जी, आप सभी का सहृदय धन्यवाद। हमारे बीच कई सम्मानित जन, विश्वविद्यालय के कॉलेज के प्राचार्य, कई वरिष्ठ प्रोफेसर यहाँ उपस्थित हैं और साथ ही हमारे कई सत्रों में उन्होंने संचालन भी किया, कई उनका मार्गदर्शन किया, चेयर किया ऐसे सत्रों को। उन सभी का भी सहृदय धन्यवाद। हमारे बीच राष्ट्रीय कवि संगम के संयोजक माननीय श्री जगदीश मित्तल जी यहाँ उपस्थित हैं, उनका धन्यवाद। पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर राजकुमार जी, कालिंदी कॉलेज की पूर्व प्राचार्य और जिनका सहयोग सानिध्य हमें हमेशा मिलता है, ऐसी डॉक्टर मालती जी, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी जी, प्रोफेसर संजय रॉय, प्रोफेसर रूपम कपूर जी, प्रोफेसर प्रवीण गर्ग जी, प्रोफेसर राजेंद्र कुमार पांडे जी, प्रोफेसर संजीव तिवारी जी, प्रोफेसर राजेश कुमार जी, प्रोफेसर मनीष जी जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी वरिष्ठ स्वयंसेवक एवं प्रचारक जिनकी उपस्थिति से यह संगोष्ठी सम्मानित हुई, उन सभी का भी सहृदय धन्यवाद। साथ ही यह 2 दिवसीय संगोष्ठी प्रिंट और डिजिटल मीडिया हाउसेस के द्वारा इसको कवर किया गया। ऐसे भी
सभी जो प्रकाशन करने वाले हैं लोग हैं, उन सबका भी धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड का भी विशेष धन्यवाद। आपका भी सानिध्य लगातार जब भी केंद्र को आवश्यकता होती है, प्रोफेसर गीता भट्ट जी का सानिध्य निरंतर हमें प्राप्त होता रहता है। मैम आपका भी विशेष धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण मंत्र से पूर्व कुछ सूचनाएं हैं, उसके पश्चात हम अपना स्थान छोड़ सकेंगे। पहला, केंद्र साहित्य और संघ साहित्य पंजीकरण के पास में है, आप वहाँ से पुस्तक ग्रहण कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। द्वितीय, जो भी प्रतिभागी हैं जिन्होंने प्रपत्र प्रस्तुत किए हैं, उन सभी के प्रमाण पत्र तैयार हैं। वो सभी इसी सभागार में अपने प्रमाण पत्र वो ग्रहण करेंगे। जिन समन्वयकों के सामने साथ में आपने प्रपत्र प्रस्तुत किए थे, उनके पास आपके प्रमाण पत्र उपलब्ध आपको हो सकेंगे। बाहर जलपान की व्यवस्था है, आप सभी जलपान ग्रहण करके ही जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण मंत्र रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।